नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय सिद्धि, जय महाकाल। तो कैसे हैं आप लोग बच्चा लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। काफी बड़ा चैप्टर है बेटा ये। हम खत्म करेंगे इसको सिंगल शॉट में 2 आवर्स के टाइम के अंदर। बच्चों, अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो या फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए हो तो आपको डाउनलोड करना है फिजिक्स वाला का ऐप। वहां पर आपको जाना है मंजिल बैच में, क्लिक करना है बाय नाउ के बटन पे। चिंता मत करिए, हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको बैच सब्सक्राइब हो जाएगा बिल्कुल ₹0 के अंदर। ना आपका कोई कार्ड मांगा जाएगा, ना कुछ मांगा जाएगा। आप उसे क्लिक करेंगे और वो बैच आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको आज के और पुराने जितने भी पीडीएफ हैं वो सब मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कौन आ गया आप लोगों के सामने? अरे आज हम चश्मा पहन लिए हैं, गॉगल पहन लिए हैं। अरे थोड़ा सा आई में ट्रबल था, ठीक है। काफी टाइम से क्लासेस जो हो रही हैं और काफी रोशनी में होती हैं, थोड़ा सा आई में ड्राइनेस आ रही थी, तो एक सस्ता सुंदर जुगाड़ हमने लगाया है और एक गॉगल पहनकर हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो खैर कोई नहीं, आज हमारा गॉगल वाला रूप आप देख लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 2 टॉपिक है यहाँ पे बेसिकली मेजर। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या मतलब है इसका? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की जाती है इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा। तो अगर कहीं पर कोई चार्जेस रखे हैं, मान लिया यहां कहीं पर आपके पास एक असेंबली ऑफ चार्जेस है, यहां पर 1 2 3 4 कितने चार्जेस हो सकते हैं। ये चार्ज की असेंबली पूरे यूनिवर्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही होगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर आप इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट P तक लेकर आते हो, चलाते हुए चलाते हुए चलाते हुए, तो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक वर्क करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक वर्क करेगी। तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जो पॉइंट P है यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लेट अस से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। आ रही है समझ में आपको? अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन यूनिट चार्ज कह रहा हूं, तो बात ये, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इट इज पर यूनिट चार्ज। भाई चार्ज तो वही है ना, ठीक है ना। तो अगर आप चार्ज बढ़ा लेते हो तो उसको यूनिट करने के लिए आप चार्ज से डिवाइड कर देते हो। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप वर्कडन की बात करें यहां पर, तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्कडन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसको चार्ज से आप डिवाइड कर दे तो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है फील्ड, फोर्स अपॉन में चार्ज होता है फील्ड। तो आप लिखेंगे E डॉट डी आर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिख पाएंगे माइनस इंटीग्रेशन R1 से लेकर R2 तक E डॉट डी आर। तब आपको 2 पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट R1 पे बैठा, एक पॉइंट R2 पे बैठा, तो आप R1 से R2 पे चले जाइए, आपको R1 R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए तो आप इन्फिनिटी से लेकर R तक आएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 माना जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऑलराइट, ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। बट हमारे पास एक और डेफिनेशन है, इसको हम कहेंगे अल्टरनेट डेफिनेशन। ये क्या डेफिनेशन है समझने की कोशिश करते हैं। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव नहीं है, ध्यान दे, डिफाइंड एज वर्क डन। यहां पर नेगेटिव टर्म नहीं है, यहां पर नेगेटिव टर्म थी, मैं अंडरलाइन करता हूं आप लोगों के लिए, बॉक्स बनाता हूं, लोग नेगेटिव लिखा है, यहां पर नेगेटिव नहीं लिखा है। There's a difference in these two definitions, right? Electric potential at a point is defined as the work done by external agent। यहां देखो क्या लिखा है, एक्सटर्नल एजेंट लिखा है, यहां क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। डिफरेंस हो गया, समझ आएगा? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही, यहां पर कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वही
या तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं या फिर पर यूनिट चार्ज आप कर देंगे, बात एक ही है। फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, अब एक एक्स्ट्रा वर्ड यहां पे जुड़ा है, स्लोली, धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो, तेजी से नहीं आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं ला रहे हो, आराम आराम से चल रहे हो, ठीक है ना। तो अब अगर इसको लिखा जाए तो आप कह सकते हो V इज इक्वल्स टू, नेगेटिव नहीं आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखा जाएगा पर यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से लेकर R तक आने के लिए। बट यहां पर साथ में एक टर्म और लगेगी, एक क्लॉज लगेगा इनफैक्ट, जिसको हम कहेंगे स्लोली करना है भैया, तेजी से नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में जा सकता है ना, ठीक है, दोनों में जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल में चला गया। पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज के दो अलग से छोटे छोटे रूप हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा, उनके रिलेशन के बीच में बात करूंगा आगे जब हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल पोटेंशियल पे फोकस करते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज बट स्लोली होना चाहिए। अब अगर आप इसको वापस से लिख दो तो यहां पर ये इन्फिनिटी से लेकर R तक आ जाएगा, F डॉट dr आ जाएगा। बट यहां पर F क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, और यहां पर ये F क्या है, डिवाइड बाय Q भी रहेगा। यहां पर ये F क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज किया आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज किया आपने तो फील्ड मिला। यहां पर नहीं करेंगे आप, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? समझ गए बच्चा लोग? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये दो डेफिनेशन आपको करनी है याद। आगे चलकर मैं इनके रिलेशन के बारे में दोबारा से बात करूंगा, फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन में। आप देखिए फील्ड और पोटेंशियल का ही रिलेशन है ये, ठीक है ना। इनके बारे में बात करूंगा, वहां पर एक दो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए पोटेंशियल क्या आता है, इसका मोटा मोटा फील लिया आपने। पोटेंशियल हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल कह रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक चलते हुए आना है, इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक चलते हुए आना है, एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन या पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। क्लियर? तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल और वर्क डन आपस में रिलेटेड है। ये तो थी डेफिनेशन। इन डेफिनेशन से हम कुछ डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन अब आपके किसी काम की नहीं। हम बोर्ड के लिए तो तैयार कर नहीं रहे। बोर्ड के लिए तैयारी करनी है तो कहां जाएंगे आप, एनसीईआरटी वाला पे। कहां जाएंगे आप, एनसीईआरटी वाला पे। बेटा एक बार एनसीईआरटी वाला ओपी इन द चैट कर दो, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाला ओपी इन द चैट कर दो बच्चा लोग, ठीक है ना। तो अब एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी हो जाइए एनसीईआरटी वाला पे, वहां पे पढ़ाई जाएगी आप लोगों को डिटेल में एनसीईआरटी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है, जेईई मेंस के लिए हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है रिजल्ट्स की। तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इक्वल्स टू KQ अपॉन में R। रिजल्ट करना है याद, V इक्वल्स टू KQ अपॉन में R। अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू, R डिस्टेंस दूर, जो पोटेंशियल ये पैदा करेगा वो करेगा माइनस KQ अपॉन में R। इन सबके लिए हमने इन्फिनिटी पर रेफरेंस माना है, इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 माना है। जब कुछ मेंशन ना किया जाए तो इन्फिनिटी पोटेंशियल आपको लेना होता है 0, R डिस्टेंस से पोटेंशियल मिलता है KQ बाय R माइनस KQ बाय R। इस तरीके से आपको पोटेंशियल लिखना होता है, समझे बच्चा? इज दिस क्लियर बच्चा? अरे हाँ ना बोल, आए समझ में आया तो कर दो JMD है। आजा भैया। तो अगर मैंने दो चार्ज रख दिए, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया, बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? क्या 0 होगा? क्या सेंटर पोटेंशियल 0 होगा? नहीं, सेंटर पे पोटेंशियल होगा, ये डिस्टेंस हुआ R/2, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? इसकी वजह से हुआ KQ अपॉन में R/2, इसकी वजह से भी उतना ही हुआ, तो 4KQ अपॉन में R हुआ। लेकिन फील्ड कितना होगा सेंटर पे? फील्ड होगा 0। तब फील्ड 0 क्यों, पोटेंशियल 0 क्यों नहीं हो रहा? पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता,
पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, फील्ड का डायरेक्शन होता है। पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होता है, फील्ड पॉजिटिव की वजह से किसी एक पॉइंट पर उल्टा आ सकता है। कैसे है? जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड पैदा करेगा इधर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज फील्ड पैदा करेगा इधर, दोनों का फील्ड हो गया उल्टा और बराबर, इसलिए कट के हो गया जीरो। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी फील्ड जीरो आया, बट पोटेंशियल जीरो इनका नहीं आया। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो है, जरूरी नहीं कि पोटेंशियल जीरो हो। किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो है, जरूरी नहीं कि पोटेंशियल जीरो हो। बात समझना, किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो है, इसका मतलब यह नहीं होता कि पोटेंशियल भी जीरो हो। ठीक है, अब इसका उल्टा गेम दिखाता हूं आपको। लो भैया, उल्टा गेम दिखाता हूं। अरे चल जा भाई, उल्टा गेम दिखाता हूं। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेंटर पे आ जाते हैं। बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? अरे बताओ रे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को मेंशन करो। अरे देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स को, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अरे उल्टी पुल्टी बातें नहीं लिखनी कमेंट्स के अंदर। बच्चे लिख रहे मेरा नाम ले लो भैया। अरे क्या करेंगे तुम्हारा नाम लेके? आए क्या करेंगे तुम्हारा नाम लेके? नाम नहीं लेंगे तुम्हारा नाम। चलो फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा। है जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी 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 फटाफट। बहुत सही, बहुत सही बच्चे आंसर लिख रहे हैं इसका। बच्चा कह रहा है जीरो, जीरो गैंग एक्टिवेट हो चुका है हमारा। है जीरो आंसर दे रहा है। मतलब जब मैं लक्ष्य जेई पे पढ़ाया करता था, आजकल तो वहां पे राजू से पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर एक था जीरो गैंग। अरे जब देखो कुछ भी पूछो जीरो एक्टिवेट। खतरनाक जीरो लिखते थे बच्चे, कुछ भी पूछो उनसे। 4 ऑप्शन दिए, उसमें जीरो है ही नहीं, बच्चा कह रहा है जीरो। खतरनाक बच्चे थे। 2 गैंग थे वहां पर, एक था वहां पर जीरो गैंग, दूसरा था छुट्टी गैंग। ठीक है, मतलब क्लास स्टार्ट हुई नहीं, बच्चा पहले आता था छुट्टी। जैसे उनको छुट्टी मिल जाएगी लिखने से, उनके कभी छुट्टी जल्दी उनको मिली नहीं है वैसे। खैर आ जाओ, v बराबर जीरो। क्यों भैया? इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव। एक पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा, एक नेगेटिव आ रहा, दोनों का मिला के पोटेंशियल जीरो आ रहा। बट क्या फील्ड भी जीरो होगा सेंटर पे? क्या फील्ड भी जीरो होगा सेंटर पे? हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोल। क्या फील्ड भी जीरो होगा सेंटर पे? काहे नहीं? अरे काहे नहीं? ये पॉजिटिव क्रिएट कर रहा फील्ड, अवे फ्रॉम इट नेगेटिव क्रिएट कर रहा टुवर्ड्स इट, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, फील्ड जीरो नहीं होगा। इसका फील्ड होगा के क्यू अपॉन में आर बाय 2 का स्क्वायर, इसका भी इतना ही होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आंसर आएगा 8k³ बाय आर स्क्वायर। समझा? इसका मतलब जहां अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर फील्ड भी जीरो होना जरूरी है। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर फील्ड होना जरूरी है जीरो, और इसका उल्टा भी ट्रू नहीं है। मतलब अगर फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल जीरो हो। किसी एक पॉइंट पे हो सकता है एक जीरो हो दूसरा नॉन जीरो हो, कोई भी एक जीरो हो दूसरा नॉन जीरो है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इन चीजों की। ठीक है ना? एक मिनट जरा मैं अपने फोन को पहले साइलेंट पे डाल दूं, वरना बहुत कॉल आते हैं मुझे, बहुत कॉल आते हैं मुझे। डाल दिया साइलेंट पे, इससे पहले की घंटी बजे मैंने पहले गला घोट दिया इसका। ठीक है ना? यही करना है आप, यही करना है। जब फोन देख रहे हो तो पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है? मतलब जब गेम वेम खेल रहे हो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई करनी है, फिर कुछ और इधर की बातें नहीं सोचनी। ठीक है ना? डिस्ट्रैक्शन खत्म करने हैं अपने, डिस्ट्रैक्शन खत्म करने हैं अपने। आ जाओ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हमने एक चार्ज पार्टिकल का देखा, 2 का देखा, 2 से बनता है डाइपोल, 2 ही चार्जेस से क्या बनता है? डाइपोल बनता है। तो शॉर्ट डाइपोल की हम बात करते हैं। ये रहा हमारा डाइपोल, दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? अरे बोलो भैया, इतना शांत काहे बैठे हो? इतनी शांति अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है हम जॉम्बियों को पढ़ा रहे हैं। जॉम्बी हो क्या? आए जॉम्बी हो क्या? इसका डाइपोल मूवमेंट है P, इसके सेंटर से x r डिस्टेंस दूर हम चले गए। इस लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? इस लाइन को कहते हैं एक्सियल, एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है? ठीक है? तो जो एक्सियल लाइन है उस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp/r²। बट डाइपोल की डायरेक्शन में जाओगे, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा आओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। उल्टा आए -kp/r² हुआ, इधर गए तो kp/r² हुआ। आ रही बात समझ में आपको? उधर गए तो kp/r² हुआ, इधर आए तो -kp/r² हुआ।
माइनस सॉरी सॉरी उधर गए तो माइनस केपी बाय आर स्क्वायर हुआ, इधर आए तो केपी बाय आर स्क्वायर। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो प्लस केपी बाय आर स्क्वायर होगा, उसके उल्टा जाओगे तो माइनस केपी बाय आर स्क्वायर होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पर तो जीरो रहेगा। क्यों? अरे जितना दूरी पॉजिटिव चार्ज से है उतना ही दूरा नेगेटिव चार्ज से भी है। जितनी दूरी पॉजिटिव चार्ज से उतनी दूरी नेगेटिव चार्ज से, दोनों आई लग गई। हाँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बह जाते हैं। यहां साइड में हमारी अलमीरा खड़ी है, ठीक है ना, हाथ ऐसे ऊपर कर रहे थे जोर से और सीधा दे मारा, ठीक है ना। खैर, ये डिस्टेंस भी आर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से दोनों से दूरी जो है बराबर है, इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर पोटेंशियल हो गया कितना, 0, 0 हो गया पोटेंशियल। बच्चे लिख रहे हैं गेट वेल सून सर। शुक्र है बच्चे लिख रहे RIP सर। अरे उंगली पे लगी है भैया, जिंदा है अभी। चलो आ जाओ, डाइपोल की बात समझ में। डाइपोल का पोटेंशियल कितना आता है एक्सियल लाइन पे? अच्छा, एक बातों में रहेगी ना, कहां निकल गया? हाँ, जनरल पॉइंट पे कितना होगा? आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे, यहां कितना पोटेंशियल होगा? इक्वेटोरियल पे 0, एक्सियल पे केपी बाय आर स्क्वायर। तो किसी थीटा एंगल पे कितना होता है? तो थीटा एंगल पे होता है केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो पोटेंशियल पैदा नहीं करता, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट पोटेंशियल पैदा करता है। तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। अब केपी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट आर कैप लिख सकते हो, नहीं तो पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब कर सकते हो। सर देखो, डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा तो होता है, आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है। अरे इतने गंदी शक्लें बनाते हो ना तुम लोग कभी कभी। होता नहीं होता? अरे होता है नहीं होता? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है नहीं होता? तो ए बी कॉस थीटा। अच्छा बताओ, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? आर कैप का मैग्नीट्यूड हुआ 1। तो क्या बचा? पी कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोल। तो मैंने इसको पी कॉस थीटा लिख दिया, मतलब पी कॉस थीटा को ये लिख दिया। एक ही तो बात है ना, एक ही तो बात है। अब वो थीटा को 0 डालो, ये आ जाएगा। थीटा को 90 डालो, ये आ जाएगा। क्लियर हुई बात? आपको समझ में आया? आपको जनरल पॉइंट पे समझ में आया, एक्सियल लाइन पे समझ में आया, इक्वेटोरियल लाइन पर समझ में आया? ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग क्या होता है? तो एक रिंग हमारे पास है जिस पर चार्ज क्यू बैठा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो भी सेम ही आंसर आना है, ठीक है ना। टोटल चार्ज क्यू चाहिए हमको। अगर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, इसकी एक्सिस पर हम गए पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन में √r² प्लस x²। सर आप तो रटवा रहे हो, रटना ही है बेटा इस टाइम पे। इस टाइम पर फॉर्मूले नहीं रटे तो क्या किया आपने? उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपके एग्जाम की। अभी तक फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या झक मार रहे हो? आए, फॉर्मूला शुड बी ऑन द टिप्स। देखो मैं आंख बंद करके आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, आंख बंद करके। मेरी आंख बंद है, मैं फॉर्मूला नहीं देख रहा हूं, ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाय √r² प्लस x²। हाँ भाई, हमका याद है कि नहीं है? बताओ भाई, मुझको याद है कि नहीं है? फॉर्मूला याद है ना? अरे जो मुझे याद है कम से कम उतना तो याद आपको होना ही चाहिए, कम से कम जितना मुझे याद है कम से कम उतना तो याद कर लो। उससे ऊपर भी आपको तो हर एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए, बट कम से कम जितना मैं याद कर रखा उतना तो याद कर ले यार। मुझे याद क्यों हुआ? क्योंकि बार बार मेरे सामने वो चीज आई, इसलिए मुझे याद हुआ। मैं जो चीज मेरे सामने बार बार आ रही कितनी इंपॉर्टेंट होगी। अरे 2 घंटे में मुझे चैप्टर खत्म करना है, फिर भी आपको चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, याद करो। अब बैठ कर डिराइव नहीं करना है। डिराइव करना तो कहां जाओगे? डायरेक्शन चाहिए तो कहां जाओगे? चैट में लिख के बताओ। डायरेक्शन चाहिए तो कहां जाना है आपको? बताओ। इफ यू वांट डेरिवेशन कहां जाओगे आप? कहां जाओगे? मैं नहीं बोलूंगा, आप मैं बोलूंगा तो आपको प्रमोशन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप खुद ही बोलो कहां जा रहा है आपको, ठीक है ना।
चलो भैया आ जाओ, एक्स का वैल्यू 0 कर दो, सेंटर पे पहुंच जाओगे। तो किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर है, के क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। सेंटर पर आना है, सेंटर पर पहुंचना है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल है जानना है, तो क्या करोगे, एक्स को क्या कर दोगे, एक्स को डाल दोगे 0। एक्स को डाल दिया 0, पोटेंशियल कितना आएगा बताओ भैया, के क्यू बाय आर आया कि नहीं आया। सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है क्या बच्चे को लगता है सेंटर का मतलब 0 होता है, बच्चे को लगता है कि सेंटर का मतलब 0 होता है। जहां भी वो सुनता है सेंटर, अच्छा सर 0, उसको सेंटर सुना ही नहीं देता, उसको सिर्फ 0 सुना देता है। हम बोलते सेंटर, बच्चों सुनता है 0, हम बोलते सेंटर, बच्चों सुनता है 0, बच्चा लिख के 0 आता है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज नॉट 0, इट इज के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। पोटेंशियल एट द सेंटर इज नॉट 0, इट इज के क्यू बाय कैपिटल आर। एक्स का वैल्यू 0 करना है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं करना होता। पोटेंशियल तो आएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। समझे कि नहीं समझे, बुझाया कि नहीं बुझाया, अरे बुझाया के बुझ गया, अरे क्लियर हुआ कि ऑल क्लियर हो गया, अरे बुझाया के बुझ गया, बताओ भैया। ग्राफ ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, सेंटर पे आए, एक्स को 0 किया, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाय आर, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाय आर। एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, एक्स इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो गया, तो पोटेंशियल घटते 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 0 हो रहा। समझे समझे अच्छे, आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर। अब होलोस्फीयर पे पहुंच गए हम, होलोस्फीयर पे। होलोस्फीयर पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट में बांट देता है, एक उसके अंदर वाला हिस्सा, एक उसके बाहर वाला हिस्सा। समझे बात को, एक अंदर वाला हिस्सा, एक बाहर वाला हिस्सा। 2 और स्पेशल पॉइंट लेते हैं, सेंटर और सरफेस, सेंटर और सरफेस, ठीक है। सरफेस दोनों से कांटेक्ट में रहता है, अंदर भी है बाहर भी है, सरफेस तो सरफेस है, ठीक है। तो पहले बाहर की दुनिया की बात करते हैं, आउटसाइड दुनिया। तो हम कहते हैं स्फीयर जो है वो आउट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो होता है वो बाहरी दुनिया के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है, जैसे कि उसके सेंटर पे वो पॉइंट चार्ज रखा गया। इसको कहते हैं शेल थ्योरम। द फील्ड इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, या पोटेंशियल इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट सेंटर, के क्यू बाय आर। एक पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वही स्फीयर का भी आ रहा, कितना, के क्यू बाय आर के बराबर पोटेंशियल आ रहा। समझे कि नहीं समझे, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, के बुझ गया भैया। क्लियर है कि ऑल क्लियर है, अरे भैया बता दो क्लियर है कि ऑल क्लियर हो गया। आए लो भैया, बच्चे इतने बदमाश लिख रहे हैं कि ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बस सही बदमाश बच्चे हो तुम भी यार, क्या बताएं तुम्हारे बारे में। चलो, अंदर अंदर कितना पोटेंशियल होगा, इनसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, वी इनसाइड होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, वी सरफेस और सेंटर पे पोटेंशियल होता है बराबर। अरे देखो भैया, अंदर फील्ड नहीं होती, बात समझना, अंदर फील्ड नहीं होती, अंदर क्या नहीं होती, स्फीयर, होलोस्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर के अंदर फील्ड नहीं होती। और अगर फील्ड नहीं होती तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जो भी पोटेंशियल सरफेस पर है अंदर उतना ही पोटेंशियल रहेगा। फील्ड क्या करती, फील्ड पोटेंशियल को चेंज करती है। जैसे एक्सेलरेशन क्या करती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलती है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो क्या वेलोसिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अंदर फील्ड नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। जितना भी वर्क डन इन्फिनिटी से लेकर आकर 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 सरफेस तक आने में लगा, अंदर भी उतना ही वर्क डन होगी। अंदर तो कोई एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ ही नहीं। तो जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट का होगा, और वही पोटेंशियल सेंटर का भी होगा।
जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट का होगा और वही पोटेंशियल सेंटर का भी होगा। इसलिए इसको याद कर डालो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, याद कर डालो। के क्यू बाई कैपिटल आर। ग्राफ आपके सामने, ग्राफ भी कई बार मेंस में पूछ लिया गया है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आ चुका है। ग्राफ आपको याद कर लेना है। कैपिटल आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसके बाद पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा। पैराबोला हाइपरबोला की शेप में डिक्रीज कर रहा, 1/r के ऊपर प्रोपोर्शनल आ रहा है। कैपिटल आर तक मतलब 0 से लेकर कैपिटल आर तक कांस्टेंट पोटेंशियल है, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ आपको पोटेंशियल देखने को मिल रहा। क्लियर? फॉर्मूले करने हैं याद आपको जबरदस्त तरीके से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में चार्ज अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देखिए मैंने चार्जेस को इस बार अंदर ड्रॉ किया है, पिछले केस में मैंने चार्जेस केवल सरफेस पे ड्रॉ किए थे। मैं पहले ही आपके लिए सब कुछ लिख के लेकर आ गया। मैं समझाने में जोर देंगे ना, लिखने में जोर नहीं देंगे हम। समझाने में जोर देंगे, टाइम बड़ा कम है हमारे पास, ठीक है ना। प्लस यहाँ लगा रखा है बाहर, ठीक है। यहाँ पर हमें छूटना नहीं चाहिए, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। बता सब कुछ देंगे आपको, ठीक है ना। नोट्स बन जाए बस आपकी बढ़िया से, कॉपी पे सारी चीजें आ जाएं, सारा इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम पड़ जाए, ताकि आप इस बार के एग्जाम के अंदर ही फोड़ के आओ। फोड़ के आओ बेटा, फोड़ के आओ। छोड़ने का नहीं है एग्जाम को, निचोड़ देंगे एग्जाम को पूरी तरीके से। चार्ज इसमें क्यों भरा हुआ है? आउटसाइड, बाहर की दुनिया के लिए अभी भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। प्लेस एट द सेंटर के क्यू बाई आर, स्मॉल आर। अंदर आते तो अब चार्ज अंदर भरा हुआ है, चार्ज अंदर भी भरा हुआ है। जब चार्ज अंदर भरा हुआ है तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहने का, पोटेंशियल वेरी करने का। पोटेंशियल का फॉर्मूला लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अंदर होता है के क्यू अपॉन में 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बच्चा नॉर्मली इस फॉर्मूले को छोड़ के चला जाता है, याद नहीं करता। बहुत जरूरी है याद करके रखना इस फॉर्मूले को। के क्यू अपॉन में 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। सरफेस पर होगा के क्यू अपॉन में कैपिटल R। सेंटर में पोटेंशियल वापस से 0 नहीं होगा, सेंटर पोटेंशियल होगा 3/2 के क्यू अपॉन में R, 3/2 के क्यू अपॉन में R। अंदर अगर देखें तो r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा, माइनस r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा, मतलब क्वाड्रेटिक बन रहा, मतलब पैराबोला बन रहा। ग्राफ का शेप कुछ इस तरीके से होगा। ग्राफ का शेप भी आपको याद कर लेना है पोटेंशियल वर्सेस r के लिए। पहले बनेगा पैराबोला, फिर बनेगा हाइपरबोला। क्या बोला? पैराबोला एंड हाइपरबोला। क्या बोला? क्या बोला? अरे क्या बोला? आए क्या बोला? क्या हम क्या बोला? तू क्या बोला? पैराबोला एंड हाइपरबोला। समझे? समझे? पैराबोला एंड हाइपरबोला आएगा। क्लियर हुआ? चलो भाई, जोरदार। मजा आ रहा है तो बेटा ठोको ताली, मजा आ रहा तो ठोको ताली। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की। पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन अगर हम बात करें तो पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, दैट चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला निकलकर अल्टीमेटली आया था ये। इसको आप चाहो तो R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दो पॉइंट्स के बीच का। पर मैंने कहा कभी कभी आपको E जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में EXI कैप, मतलब E मिलता है आपको ऐसे, E वेक्टर मिलता है आपको EXI कैप। अरे मन्ना क्या करने जाते हैं कभी कभी, क्या हो जाता है। आपको मिलेगा EXI कैप, EYJ कैप, EZK कैप। ये मिला आपको, आना बोल। E वेक्टर क्या मिला आपको? EXI कैप, EYJ कैप, EZK कैप मिला। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि भैया आप चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। तो हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो dr वेक्टर क्या बनता है? dr वेक्टर बनेगा dxi कैप, dyj कैप, dzk कैप। ये बनेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट है ना बीच में, लो भैया। i को i से, j को j से, k को k से डॉट लेंगे तो क्या लिखेंगे? ex dx, ey dy, ez dz। ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को अब याद कर लेंगे आप। एक फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया। ये फॉर्मूला सर कब लगाना है? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और फील्ड गिवन हो। फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, क्या लगेगा? इंटीग्रेशन लगेगा। उल्टा करते हैं, अगर आपको फील्ड निकालना हो और पोटेंशियल गिवन हो, अगर आपको फील्ड निकालना हो और पोटेंशियल गिवन हो तो क्या करोगे? फील्ड निकालना है, पोटेंशियल गिवन है, फील्ड निकालना है, पोटेंशियल गिवन है, क्या करोगे? तो आप इसका उल्टा करोगे, आप इंटीग्रेशन हटाओगे, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको लेकर आओगे। तो dv विल बी माइनस ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ई डी आर कॉस थीटा आएगा, तो ई कॉस थीटा विल बी माइनस डीवी बाय डी आर। ना ई कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये मेरा ई है, ये मेरा डी आर है, ये मेरा थीटा है।
तो मैं कह रहा इसके दो कंपाउंड बनने वाले, इसके दो कंपाउंड बनने वाले। इधर आएगा ई कॉस थीटा, इधर आएगा ई साइन थीटा, हाँ कि ना, और इधर आएगा डी आर, है ना। तो बताओ ई कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है जो डी आर के अलॉन्ग है, डी आर के परपेंडिकुलर है, जो डी आर के अलॉन्ग है। तो हमने कहा ई डी आर, ई कॉस थीटा को लिख दिया ई डी आर, मतलब कंपोनेंट ऑफ ई अलॉन्ग डी आर, कंपोनेंट ऑफ ई अलॉन्ग डी आर। जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो कंपोनेंट ऑफ ई अलॉन्ग डी आर मिल गया, ठीक है ना। तो अगर आपको एक्स के अलॉन्ग निकालना है तो आप एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे, ई एक्स मिलेगा। तो आपने कहा कि देखो मेरा जो ई एक्स है वो ये आ गया, मेरा ई वाई ये आ गया, मेरा ई जेड ये आ गया। एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया आपको ई एक्स मिलेगा, वाई के टर्म में किया आपको ई वाई मिलेगा, जेड के टर्म में किया आपको जेड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपाउंड बन गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। सर माइनस साइन का मतलब क्या है? यहां पर माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है क्या, दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में घटता है। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में घटता है। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे पोटेंशियल घट जाएगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं जो मैंने पीपीटी तक मैंने लिखी, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आप लोगों को। ए है और बी है, ध्यान देना इस बात पे, डी डिस्टेंस है। तो पहली बात किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे कि बी पे? अरे कमेंट करके बताओ यार, ए पे होगा कि बी पर होगा? खाली बैठ जाते हो तुम लोग, फालतू बकवास करा लो तुम लोग। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, गूगल बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हो, आए बाल गजब लग रहे हैं, आए फालतू की बात करा लो तुम लोगों से, काम की बात नहीं करोगे। ए और बी किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल कम? बताओ, ए पे ज्यादा कि बी पे कम? बताओ, आंसर बता दिया हूं मैं, ए पे ज्यादा कि बी पे कम? ठीक है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल एट ए हाई है, पोटेंशियल एट बी लो है। और जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, ये क्या है? ये होता है ई इंटू डी। सिंपल सी बात, कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ई क्या है, यूनिफॉर्म में बाहर आएगा, डी आर का इंटीग्रेशन डेल्टा आर बचेगा जो डी के बराबर हो जाएगा। ई इंटू डी हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड मिल रही है, ई इंटू डी करेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा ई इंटू डी करके। कैपेसिटर के अंदर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखना, इसलिए आपको आना चाहिए अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस इज ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज ई इंटू डी। सिंपल सी बात, प्यारी बात, मधुर बात, इसको अच्छे से नोट कर लें। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। एक और बात आप यहां पे सुन लो, समझ लो, ई साइन थीटा की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, ई कॉस थीटा की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और आपका बनता है क्या? आपका बनता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होता है जिस पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। पोटेंशियल सेम दो रास्तों में हो सकता है। पहला रास्ता क्या है, या तो फील्ड ही ना हो, अगर फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। और दूसरा, अगर फील्ड हो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, फील्ड हो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। जैसे कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड लाइन ये रहेगा, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अरे बोल बच्चा, हाँ कि ना? ये एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर एक बनाना चाहता हूं क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, स्फीयर ड्रॉ कर देना है। इनफैक्ट इस स्फीयर के ऊपर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो हर एक पॉइंट पर जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हर एक पॉइंट पर फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं है? क्योंकि हर एक पॉइंट पर फील्ड परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इसके अलोंग चलते हो तो फील्ड और डी आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए पोटेंशियल इसके ऊपर चेंज होगा नहीं, और इसलिए ये सरफेस क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल बन जाएगा। तो दो बातें मैंने बताई, पहली बात, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। दूसरी बात, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिमेन सेम। तो इसीलिए जब भी कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर या तो जीरो होगी
और या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। जेईई मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। लेट अस ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन। समय बहुत कम है बेटा हमारे पास, में बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता आप लोगों को, बट कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जेईई मेंस को उठा के लेकर आया हूं डायरेक्टली, ताकि आपको इमीडिएट एग्जाम में हेल्प मिले। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितनी गिवन है? ax प्लस बी आई कैप गिवन है, where E is in Newton per coulomb and X is in meter. The value of constants A and B, A का वैल्यू गिवन है आपको 20 है और B का वैल्यू गिवन है आपको 10 है। चलो इलेक्ट्रिक हमारी ऐसे लिखी गई। The potential at X equals to 1, कह रहा है X equals to 1 पे पोटेंशियल है V1 and that at X is equals to -5, V का वैल्यू V2 है। कहता है V1 माइनस V2 निकाल दो, V1 माइनस V2 निकाल दो। तो फील्ड यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल? क्लियरली वेरिएबल है। आप देखिए एक्स पर डिपेंड कर रही है, अलग एक्स पर अलग है। ई गिवन है, वी निकालना है, इंटीग्रेशन लगेगी, इंटीग्रेशन लगेगी, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं यहां पर? तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर पोटेंशियल, या शुड राइट डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस। अब y तो यहां पर है ही नहीं, अरे जे कैप के कैप है क्या यहां पर? नहीं है ना, तो जे कैप के कैप नहीं है तो ई बाई जी की जरूरत लिखने जरूरत नहीं, आपको खाली ई एक्स लिखोगे। अब लिमिट डालनी है आपको, तो आप कहोगे जब आपने x का वैल्यू 1 डाला, जब आपने x का वैल्यू डाला 1 डाला, तो आपने पोटेंशियल v1 डाला। जब x का वैल्यू आपने -5 डाला, तो आपने पोटेंशियल को v2 डाला। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा v2 माइनस v1 माइनस साइन। EX का वैल्यू कितना है? EX हमारे पास कितना है? 20x प्लस 10 है, 1 से लेकर -5, -1 इधर आ जाएगा, तो ये v1 माइनस v2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा v1 माइनस v2 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 20x का इंटीग्रेशन होगा 20x स्क्वायर बाय 2, 10 dx का होगा 10x, लिमिट होगी 1 से लेकर -5, लिमिट पुट करेंगे हम, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू, जब -5 डालेंगे तो कितना आएगा? 10 कट 10 होगा ना, ये -5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -5, लिमिट डाली मैंने -5 माइनस, अब मैं लोअर लिमिट डाल रहा हूं 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1। ठीक है, अरे देखो आपकी मैथ्स तो क्या एकदम, मैथ्स तो क्या एकदम भोकाल है कि नहीं है ना भाई? तो फिर हेलो हेलो नजर स्क्रीन पर, ठीक है, मैथ्स आप कर लेंगे तो मैं उसमें अपना समय नहीं लगाने वाला हूं। आप लोगों की मैथ्स तो क्या एकदम जानकार है। तो 25 इंटू 10 150 हुआ, और माइनस 50 हुआ, माइनस 10 प्लस 10 20 हुआ, तो कितना आया यहां पर? अरे कितना आया यहां पर? अरे कितना आया यहां पर? 180 आया ना, 180 आया ना। अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल। द आंसर इज 180 वोल्ट। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशन करनी होगी, प्रैक्टिस करना आपका धर्म कर्म है। करिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए प्रैक्टिस शीट को, क्या ही टेंशन है ना भाई। चलो भाई आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाए। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया? पिछले क्वेश्चन में हमने आपको फील्ड दिया, पोटेंशियल पूछा, यहां पे पोटेंशियल दिया और फील्ड पूछ लिया, उल्टा काम। तो यहां पर डिफरेंशिएशन वाला चलेगा, डिफरेंशिएशन लगाना है आपको। आप कहेंगे फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड। तो एक काम करते हैं, मैं तीनों को अलग निकालता हूं। डेल वी बाय डेल एक्स कितना होगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, है ना भाई। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं, इसका मतलब है एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, ये मान रहे हैं, वाई और जेड को कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और वाई जेड को हमने कांस्टेंट मान लिया, इसको कर दिया 0। बहुत सही। तो डेल वी बाय डेल वाई करेंगे, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है ना, वाई के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स को कांस्टेंट माना हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया 0, वाई के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जेड बाहर आया तो जेड बचेगा, डेल वाई बाय डेल वाई 0 हो गया। ठीक है ना, डेल वी बाय डेल जेड निकालते हैं, तो डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, जेड के टर्म में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, एक्स कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, वाई डिफरेंशिएशन से बाहर निकलेगा, जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसलिए आपका खाली बचेगा वाई।
सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ई वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ई वेक्टर क्या आएगा आपके पास, पहली बात तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स था 2x, आगे लगा आई क्या माइनस डेल वी बाय डेल वाई कितना है जेड है जे कैप, एंड डेल वी बाय डेल जेड कितना है आपके पास वाई है ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं 2, एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 1, जेड का वैल्यू कितना 3, वाई का वैल्यू कितना 2, ये रहा हमारा आंसर, ये रही हमारी फील्ड। ठीक है, क्लियर बात आपको? कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो, इंटीग्रेट करना है, आप समझ लो ये क्या है आपका, अरे क्या है आपका, अरे क्या है आपका, ये है आरजी रूल, आरजी ऑलवेज रूल। आरजी रूल क्या है? आरजी रूल क्या है? आरजी रूल कह रहा है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस हो, अरे पोटेंशियल हो, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल हो और ई निकालना हो, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फील्ड हो और पोटेंशियल निकालना हो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ये रहा आपका आरजी रूल, लगा डालना, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, लाइफ एकदम झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है बच्चा, आरजी रूल रॉक्स कर दो बेटा एक बारी, आरजी रूल इन द हाउस हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी पोटेंशियल की। अब आ रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, अब आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है भैया, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल काफी हद तक सेम सेम से होते हैं, डिफरेंस क्या रहता है, वहां पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करी थी, ठीक है ना, और यहां पर हम एक असेंबली की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, पोटेंशियल हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए, कम से कम 2 चार्जेस चाहिए कि उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी आए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द करंट कॉन्फिगरेशन। ठीक है ना, तो अगर मैं 2 पॉइंट चार्ज ले लूं यहां पे और यहां पर, इसको Q1 कह दूं, इसको Q2 कह दूं, और इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो कभी ये इन्फिनिटी पे रहे होंगे, तो इन्फिनिटी से लेकर आ रहे आर तक रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क डन किया उसका नेगेटिव इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ठीक है ना, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से आ रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, दैट इज एफ डॉट डी आर, इज एफ डॉट डी आर। सिंपल सी बात, वहां पे पर यूनिट चार्ज था, यहां पे पर यूनिट चार्ज की कहानी नहीं है, सिंपल सी बात हमारी ये आ रही है। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी से आ रहे हो तो आप सिंपल लिख दोगे। अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो आप R1 से लेकर R2 तो चले जाना। और अगर आप एक्सटर्नल एजेंट के हिसाब से डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इस बार नेगेटिव नहीं आएगा, इन्फिनिटी से लेकर R तक आना है बट स्लोली आना है। कैसे आना है, स्लोली आना है। तो अगर स्लोली आ रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और इन्फिनिटी से आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। समझ के बात आप लोग, क्लियर हुआ आपको? 2 आपके बाद डेफिनेशन हो गई, ये आपकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इन डेफिनेशन के जरिए अब आप वापस से कुछ डेरिवेशन कर सकते हो, जैसे कि आप कर सकते हो पॉइंट चार्जेस के लिए, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाल सकते हो। हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, इन्फिनिटी से लेकर चलते हुए आते हैं और वर्क डन निकाल लेते हैं हम लोग, ये करते हैं ना भैया। तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है और उनके बीच का डिस्टेंस R है, डेरिवेशन किसी काम की नहीं, डेरिवेशन करना है तो कहां जाने का, डेरिवेशन करना है तो कहां जाने का, बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ, डेरिवेशन करनी है तो कहां जाने का है, कहां जाने का, अरे बता दो भैया कहां जाओगे, अरे चैट में लिख दो यार, अब तो हिंट मिल चुका आप लोगों को, कहां जाओगे, अरे वेरी गुड बेटा, एनसीईआरटी वाला पे जाओगे, एनसीईआरटी वाला ओपी कर दो बेटा एक बार, एनसीईआरटी वाला ओपी इन द चैट। ठीक है, तो U कितना हो जाएगा, U होगा K Q1 Q2 बाय R हो जाएगा, U कितना होगा, K Q1 Q2 बाय R हो जाएगा। समझे? फॉर्मूला करना है या 2 पार्टिकल रहे तो ऐसे करना है, 2 से ज्यादा हो तो सर पेयरिंग करनी होगी, पेयरिंग करनी होगी। 3 ले लो भैया, 3 ले लो, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, R R R। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? देयर आर 3 पेयर्स, देयर आर 3 पेयर्स। एक पेयर ये रहा,
एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तीनों पेयर का एनर्जी बराबर है कि नहीं है, एनर्जी बराबर है कि नहीं है, तो मैंने 3 गुना कर दिया, कितना हुआ के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। आर स्क्वायर नहीं करने का है, आर रहेगा नीचे, आर रहेगा नीचे, ध्यान दो ध्यान दो, आर रहेगा नीचे, आर स्क्वायर नहीं करने का। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों का जोड़ दिया हमने, 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर कर दिया। सर व्हाट इफ कोई एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, व्हाट इफ कोई एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, तो कोई नहीं, क्या टेंशन लेने का आपको, टेंशन होती क्या, कर दो नेगेटिव, पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू। बहुत सही, बहुत सही, अरे बहुत सही। तो बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, U बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, इसका माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, इसका माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। कितना आंसर है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ऐसे निकाल लोगे। जब तीनों पॉजिटिव थे तो आंसर था प्लस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, जब एक नेगेटिव हुआ तो आंसर हुआ माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, 2 पेयर पॉजिटिव 2 पेयर नेगेटिव के थे, 1 पेयर पॉजिटिव का हो गया। ऐसे आपको करना, मान ली 4 ले लिया आपने, 4 ले लिया आपने, 4 ले लो, 4 ले लो, क्यू 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 आर आर। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, कमेंट करके बताओ, कमेंट एंड टेल मी हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। क्या कर रहे हो यार, 4 बोल रहे हो, हद करते हो तुम भी यार। कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर है कोई, अरे अरे भैया 6 पेयर्स हैं। ऐसी गलती नहीं करनी बच्चा, क्या करते हो यार तुम लोग, क्या करते हो यार तुम लोग। 1 2 3 4 5 6 पेयर, जिनमें से 4 आइडेंटिकल है, दैट विल बी 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर लिखोगे उसके लिए। 4 तो आइडेंटिकल है ना, चारों को जोड़ दो, ये 2 आइडेंटिकल है, प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में, डिस्टेंस लिखेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये आर ये डिस्टेंस कितना है, √2r है कि नहीं है, ये आर ये डिस्टेंस कितना है, √2r है कि नहीं है, तो √2r डाल दो। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर 4 प्लस √2 इज यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 6 पेयर यहां पर है, 6 पेयर यहां पर है, समझे, अच्छे, क्लियर है, ये ऑल क्लियर है, क्लियर है कि ऑल क्लियर है, अरे बताओ भैया क्लियर है कि ऑल क्लियर है, क्लियर की ऑल क्लियर, हाँ भाई समझे, अरे बुझा के बुझ गया, आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है जिसमें एक डाइपोल रखा है P, कुछ थीटा एंगल पे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है माइनस P डॉट ई से। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है माइनस P डॉट ई से, समझ में आ रही बात आप लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइंड एज माइनस P डॉट ई, माइनस P डॉट ई। सर ये क्या चीज, कहां से आई सर, कहां से, डेरिवेशन करनी है तो, डेरिवेशन करनी है तो कहां जाओगे, कहां जाओगे, एनसीईआरटी वाला में जाओगे, ठीक है, वहां जाके डेरिवेशन करना। फिलहाल यहां पे क्या करना है, रिजल्ट याद करना है, P डॉट ई मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा। बेटा इतने फॉर्मूले हैं ना इस चैप्टर में, इतने कंसेप्ट है, इतनी हेडिंग्स हैं, हेडिंग लिख लिख के 2 घंटे निकल गए मेरे। आप देखना ये बात को, कैपेसिटर पूरा बचा है, डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटर है, बड़े बहुत बातें करनी है अभी तो, बहुत बातें करनी है, बहुत बातें करनी है। इसका एक एक टॉपिक ऐसा है कि मैं 2-2 घंटे खा जाऊं उस टॉपिक के ऊपर, 2-2 घंटे खा जाऊं एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। बट क्या करें, समय समय समय, इट इज अ स्प्रिंट, मंजिल स्प्रिंट है ये, इट इज अ स्प्रिंट, ठीक है। तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा हमारे पास आ रहा है। थीटा क्या है, थीटा है फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल, डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल थीटा हमारे पास। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस। बात समझ में आ रही है, टॉर्क होता है पी क्रॉस और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, एंगल हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, टॉर्क हो जाएगा पीई मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम इक्वल्स टू माइनस पी। 90 डिग्री पे कर दिया आपने, थीटा कर दिया 90,
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, 0, और टॉर्क हो जाएगा आपका कितना, अरे टॉर्क था 0 यार, सॉरी, टॉर्क था 0, पोटेंशियल एनर्जी थी मिनिमम, अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज पी, टॉर्क हो जाएगा पी। ठीक, क्लियर है। इसको उल्टा कर दोगे, 180 कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, टॉर्क वापस से 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, टॉर्क 0 होता है उस केस में। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये था पोटेंशियल एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी की कहानी आप लोगों के सामने, मेरी जुबानी। चलते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आपको जानना है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, दूसरा होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। So right now which I am talking about is interaction potential energy। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर हमारे पास एक 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 सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है ना, ये स्पेस में किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल पी पैदा कर रहा, ये स्पेस में किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल पी पैदा कर रहा, ठीक है ना। नाउ अगर आपने यहां पर एक चार्ज बाहर से लाकर रख दिया Q, then Q will interact with this and they will have a potential energy, they will have a potential energy, है ना भाई। तो इनका जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका खुद का एनर्जी की बात नहीं कर रहा, इसका इसके साथ जो एनर्जी होगा दैट इज गिवन बाय Q into V, दैट इज गिवन बाय Q into V। क्यों? अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाके रखा होता तो पोटेंशियल आता, क्यों लाके रखा तो पोटेंशियल एनर्जी आई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q टाइम्स V होता है, बट ये कौन सी एनर्जी होती है, वो इन दोनों की एनर्जी होती है, इन दोनों की एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज Q into V होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक रिंग है और √3r डिस्टेंस दूर इसके ऊपर चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, √3r डिस्टेंस दूर मैंने एक चार्ज रखना है Q, स्मॉल q, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग एंड चार्ज सिस्टम। रिंग और चार्ज की आपस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसको आप इनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रिंग और चार्ज की आपस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो हम कहेंगे इस रिंग की वजह से यहां पर आप पोटेंशियल निकाल लो, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज Q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। अब रिंग का पोटेंशियल कितना होता है आपको पता है, मैंने KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, X कितना है √3r की पावर 1/2, पोटेंशियल इनटू चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल कितना है भैया, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर की पावर 1/2। कितना आएगा भैया, यहां से कितना आएगा, देखो स्क्वायर करो 3 और 1 प्लस 4, 4 का रूट करोगे 2 आएगा, तो KQ अपॉन में 2r आ जाएगा, KQ अपॉन में 2r आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज KQ अपॉन में 2r, पोटेंशियल एनर्जी इज KQ अपॉन में 2r, पोटेंशियल एनर्जी इज KQ अपॉन में 2r, ये होगी पोटेंशियल। इज दैट क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग, इज दिस क्लियर बच्चा लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं वापस से बेटा, मैं आप लोगों के लिए जेईई मेंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, बढ़िया भयंकर भोकाल क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है इन फ्री स्पेस अ पार्टिकल ए ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड फिक्स्ड एट अ पॉइंट P। एक फ्री स्पेस है, अ पार्टिकल ए ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड फिक्स्ड एट पॉइंट P। कोई पॉइंट P है, वहां पर पार्टिकल ए ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है इन फ्री स्पेस, अ पार्टिकल ए of charges is held fixed at point P, another particle B of same charge and mass इतना is kept at a distance of 1 millimeter from P। यहां से 1 मिलीमीटर दूर, यहां से 1 मिलीमीटर दूर, यहां से 1 मिलीमीटर दूर हमने एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है B, चार्ज सेम है 1 माइक्रोकूलम का और मास है 4 माइक्रोकूलम का, माइक्रोग्राम का, और इसका जो ये जो चार्ज है ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है।
इफ बी इज रिलीज देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 9 मिलीमीटर फ्रॉम पी इज, मतलब जबरदस्ती के उन्होंने डायग्राम दे देते तो अच्छा रहता हमारे लिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेट लाइन मान लो, कोई ग्रेविटी तो यहां पे लेते नहीं हम। हमने कहा एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज भी है 1 माइक्रोकूलम का, ठीक है, इनके बीच में दूरी है 1 मिलीमीटर की, इनके बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर की, ठीक ना। इन चार्ज को छोड़ दिया, ये फिक्स है, इसको छोड़ दिया, और ये है 4 माइक्रोग्राम, ये है 4 माइक्रोग्राम। छोड़ने पर जब इस पर रिपल्शन आएगी और ये आगे बढ़ेगा, तो अब अल्टीमेट डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में, 9 मिलीमीटर का हो गया, और यहां आने पर इसके बाद एक रफ्तार भी हो चुकी है, तो फिक्स दिए। तो कह रहा है इसकी रफ्तार बताओ कितनी होगी, इसकी रफ्तार बताओ कितनी होगी जब 9 मिलीमीटर पहुंचेगा। तो हम एनर्जी कंजर्व कर दो, तो हम बोलेंगे यू इनिशियल प्लस के ई इनिशियल इज यू फाइनल प्लस के ई फाइनल। इनिशियल यू कितना है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी है आपस में, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, लिखो के 1 माइक्रोकूलम अपॉन में आर, दैट इज 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो अब यहां पर के की जगह पे क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 10 की पावर 9। इनिशियल का एनर्जी 0 है, रेस्ट से रिलीज किया है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख लो, फाइनल को इनफैक्ट यहां ले आओ, इस तरफ ले आओ, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, दैट इज के। Q1 Q2 तो बराबर ही रहेगा, 1 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर, आर बस यहां पर 9 मिलीमीटर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है, एम कितना है, एम है 4 माइक्रोग्राम, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 लिखेंगे आप, इंटू वी स्क्वायर लिखेंगे, तो बाकी सब कुछ तो वही रहने वाला आपके पास, ठीक है ना। तो 10 की पावर -6 से एक 10 की पावर -6 और एक 10 की पावर -6 कट जाएगी, ठीक है। 1000 अब ये ऊपर जाएगा बेटा, ये 2 हो रहा है यहां से, 1000 ये ऊपर जाएगा, और तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो +6 बचेगा, तो सब कॉमन निकाल लेंगे, 10 की पावर +6, 9 इंटू 10 की पावर +6 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बेटा ये 1 बचा -1/9 बचा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर आया। तो 9 से जब करेंगे बेटा तो ये 8/9 आएगा, 9 से 9 कटेगा और 2 से 8 4 हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर का वैल्यू जो मुझे मिल रहा वो मिल रहा 4 इंटू 10 की पावर 6, वी मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3, मतलब आंसर क्या आ रहा, आंसर आ रहा डी, 2 इंटू 10 की पावर 3। कुछ नहीं किया, बस एनर्जी कंजर्व करी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, काइनेटिक एनर्जी लिखी है और सॉल्व किया, मेरा आंसर मुझको मिल गया। 2019 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, 4 नंबर आपकी जेब के अंदर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। रेगुलर क्लासेस में मैं इसमें 2 लेक्चर लेता हूं, 2-2 घंटे के, 4 घंटा कम से कम लगाता हूं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। यहां से निकलते हुए हम जाएंगे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना। सारे पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, कंजूसी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना, कंजूसी कुछ नहीं करूंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा, बट सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है ना, समझने का समय नहीं है हमारे पास। नेट फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर इज 0। मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब करंट नहीं दौड़ रहा, अगर करंट दौड़ेगा तो ये सारे पॉइंट वैलिड नहीं है। ये पॉइंट्स कब वैलिड है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा, ये सारे पॉइंट्स वैलिड है। करंट आ रहा, इनमें से कोई पॉइंट वैलिड नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। जहां पे मटेरियल है वहां पर फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो चाहे कुछ हो जाए, करंट नहीं दौड़ रहा तो फील्ड 0 होगा उसके अंदर, ठीक है, पहला पॉइंट। नो एक्सेस चार्ज कैन रिजाइड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर। मतलब क्या हुआ, अगर आपने कंडक्टर लिया, अंदर एक चार्ज को डाला, सारा चार्ज बाहर भाग जाएगा, सरफेस पे आएगा, अंदर चार्ज टिक नहीं पाएगा, सारा चार्ज कहां भागेगा, सरफेस पे भागेगा। बहुत सही। द होल कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। सारा कंडक्टर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। मतलब अंदर तो फील्ड ही नहीं है, पहले क्या बोला, अंदर तो फील्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर फील्ड नहीं है, पोटेंशियल बदलेगा नहीं, तो अंदर हर एक पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल बराबर है। व्हाट अबाउट सरफेस, सरफेस के बारे में क्या कह सकते हैं, तो सरफेस के बारे में बात करूं तो अगला पॉइंट आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप बात करो तो वो कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करेंगी या ओरिजिनेट करेंगी। बात समझना बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो,
कॉपी पेन लेके बैठो, हवा में बात नहीं करनी है आपने। लेक्चर देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। इतना कंटेंट डाल दिया ना इस पीपीटी के अंदर, मैंने इतना कंटेंट डाल दिया मैंने इस पीपीटी के अंदर। ये कंटेंट अगर आपको आ गया ना, इतना ही कंटेंट आपने याद ही कर लिया, रट ही लिया, तो भी जेई मेंस फोड़ के आ जाओगे, रट भी डाला तो। समझ रहे बात को, इतना कंटेंट है इस पीपीटी के अंदर। तो कॉपी पेन लेकर बैठो, अंडर एस्टिमेट मत करो चीजों को। सर 2 घंटे में क्या कर लेंगे बेटा, हम रजनीकांत से कम नहीं है हम पीडब्ल्यू के रजनीकांत है, समझ रहे हो? ठीक है, इतना कंटेंट दे देंगे 2 घंटे के अंदर कि 2 घंटे में फोड़ा होगा तुम लोग। तो पढ़ाई करो अच्छे से बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, सारे नोट्स को प्रॉपर्ली बनाओ, सारी बातों को नोट करो, उनकी गंभीरता को समझो। कोई पॉइंट हो सकता है आपको भी ऐसा लगे सर ये पॉइंट में सर फील नहीं आया, सर ये पॉइंट में समझ नहीं आया, कोई नहीं, कॉपी पे लिखो, याद करो, गेन करो चीजों को फिलहाल अभी आप। ठीक है, जितना चीजें अगर वो पॉइंट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा तो आपको फाइनल जब एग्जाम में बैठोगे तो कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ईएफएल का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो हमेशा से परपेंडिकुलर निकलने वाली, अंदर फील्ड लाइन जाएंगे नहीं, यहां पे खत्म हो जाएंगे, यहां से निकलेंगी। तो क्योंकि सरफेस के ऊपर भी परपेंडिकुलर जा रही हैं, इसलिए सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है, और अंदर तो फील्ड नहीं होती इसलिए अंदर भी इक्विपोटेंशियल है। अंदर बाहर, अंदर और सरफेस दोनों ही क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कंडक्टर लीजिए आप, कंडक्टर लीजिए आप, कंडक्टर में कैविटी बना दीजिए आप, बाहर आपने चार्ज रख दिया, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, सरफेस पे आकर ही रुक जाएंगी। अंदर फील्ड अभी भी कितना बचेगा? 0 बचेगा। चार्ज बाहर रखने से कैविटी के अंदर फील्ड नहीं आएगा, कैविटी में रखने से बाहर की फील्ड पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर की फील्ड डिपेंड करती है बाहर रखे गए चार्जेस पर और सरफेस पर आने वाले चार्जेस पर, आउटर सरफेस पर आने वाले चार्जेस पर। कैविटी के अंदर फील्ड जो होती है वो कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखोगे तब आएगी, कैविटी के अंदर चार्ज तब आएगी कोई फील्ड। अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी में कोई फील्ड नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हो। ट्राई एंड डू दिस एक्सपेरिमेंट, ट्राई एंड डू दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या करना है आपको? टेक ए मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, ठीक है ना? फिर क्या करें आप मोबाइल फोन लेके? इस मोबाइल फोन को आप रैप करेंगे, किससे? एल्यूमिनियम फॉइल से। सर ये एल्यूमिनियम फॉइल कहां मिलेगी आप? अरे खाना खाते हो ना, स्कूल जाते थे पहले जब स्कूल खुलते थे, ठीक है, या पिकनिक जाते थे, वहां पर आप जो चपाती रोटी होती थी कैसे रखते थे? एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते थे उसको, हाँ कि ना? उसे कहते हैं चमकदार जो पतली सी जो थैली टाइप सी होती है, क्या होती है? एल्यूमिनियम फॉइल होती है। उसमें 2-3 लेयर बढ़िया से बना के रख दो उसकी, अच्छे से रैप करो, चारों तरफ से रैप करना, बढ़िया से, कंजूसी नहीं करनी रैप करने में, बढ़िया चारों तरफ से रैप कर दो उसको, अच्छे से रैप करो चारों तरफ से, ठीक है ना? जब चारों तरफ से आपने फोन को रैप कर दिया, अब दूसरे किसी मोबाइल फोन से घंटी मारने की कोशिश करो, दूसरे किसी मोबाइल फोन से घंटी मारने की कोशिश करो। वो कहेगा जिस उपभोक्ता से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि टावर आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो पहुंचेगी नहीं आपके फोन तक। क्यों? एल्यूमिनियम फॉइल इज अ कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है? तो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। कि जस्ट बाहर जो फील्ड होगी, जस्ट बाहर जो फील्ड होगी, बात समझना, कोई भी शेप का कंडक्टर ले लो, कोई भी शेप का कंडक्टर ले लो, किसी भी पॉइंट पर आप बात करो, अगर यहां पर हम कह रहे हैं कि सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसके बाहर फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से फील्ड है ये? इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स है ये। किसकी वजह से फील्ड है ये? ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स है। केवल इसका नहीं है, ये पूरे कंडक्टर की वजह से बाहर रखे जितने भी चार्जेस सबकी मिला के नेट फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब सर इसका? हमने अगर हम बात करें एक कंडक्टिंग शीट की, इस तरफ जो चार्ज है इसका वो सिग्मा है, तो यहां पर फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक नॉन कंडक्टिंग शीट ले लिया आपने, सिग्मा लिया,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट केवल इस चार्ज की वजह से, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट केवल इसकी वजह से नहीं है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द ब्रह्मांड की वजह से। कहीं पर भी रखे हो, सबकी वजह से मिला के कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने दो कंडक्टिंग शीट ली, एक कंडक्टिंग शीट ये ली, एक कंडक्टिंग शीट मैंने ये ली, यहां पर मैं कह रहा कि सिग्मा आ रहा, यहां पर मैं कह रहा कि माइनस सिग्मा आ रहा, आमने सामने हमेशा एक वर्ड आएगा, ठीक है ना। यहां सिग्मा आ रहा, यहां माइनस सिग्मा आ रहा, तो यहां पर फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, किसकी वजह से, सबकी वजह से मिलाकर नेट फील्ड कितनी आने वाली है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहिए रख लो, चाहिए रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह से। नेट फील्ड इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होने ही वाली है। अगर सिग्मा आपको दिख गया तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है, उसके सामने माइनस सिग्मा ही होगा, होगा तो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिग्मा मिल गया तो बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड लिखनी है आपको, दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स होगा, केवल एक की वजह से नहीं है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। बात समझनी है आपको, गंभीर बात है ये, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात के अंदर, इसको अच्छे से आप नोट कर लें, ध्यान दें इस बात के ऊपर, ध्यान दें इस बात के ऊपर। लास्ट प्रॉपर्टी कि सिग्मा आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एक कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, एक कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, बात समझना, तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हर एक पॉइंट पर बराबर चार्ज डेंसिटी नहीं होती, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। जहां पर जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वहां पर सिग्मा उतना ज्यादा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है टर्निंग, कितना शार्प टर्न है, कितना फ्लैट टर्न है। जितना फ्लैट टर्न है, बताओ ये फ्लैट है कि ये फ्लैट है। अगर मैं इसको पॉइंट ए कह दूं और इसको पॉइंट बी कह दूं, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पे बड़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बी पे बड़ा है। क्या लिखूं, ग्रेटर देन लिखूं, लेस देन लिखूं, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, ग्रेटर देन लिखूं कि लेस देन लिखूं। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तुम्हारे, फटाफट कमेंट करके बताओ। आर ए आरबी में कौन बड़ा कौन छोटा, आर ए आरबी में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, फालतू की बातें बहुत करते हो तुम लोग। हाँ मुझे पता है कि मैं स्मार्ट लग रहा हूं। बच्चा कह रहा टेक माई नेम, नहीं लेंगे। बच्चे का नाम है रोहित गुप्ता। हाँ भाई, आर ए बड़ा कि आरबी बड़ा, तो क्लियरली ये फ्लैट है, बिल्कुल सही। बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं इसका, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका। तो आर ए जो है वो फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, तो ये बड़ा होगा, आर भी छोटा होगा। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया, और वहां पर क्या हो, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया वहां पर सिग्मा बड़ा हो जाएगा, चार्ज वहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा, चार्ज डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी, चार्ज वहां पर पास पास आएगा। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो गया वहां पे चार्ज दूर दूर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिग्मा हाई, सिग्मा लो, समझे बात को? समझ में आता? सिग्मा आर कांस्टेंट रहता है, सिग्मा आर कांस्टेंट रहता है, बहुत उधर। चलो आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कैपेसिटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है भैया? कॉन्सेप्ट है कि मान लिया मैंने आपको दो पैरेलल प्लेट्स दे दी इस तरीके से, लार्ज लॉन्ग प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स दे दी, इस पर चार्ज Q1 दिया, इस पर चार्ज Q2 दिया। कंसेप्ट क्या कहेगा? कंसेप्ट कहां से आया, क्यों आया, छोड़ो, डेरिवेशन एनसीईआरटी, डेरिवेशन एनसीईआरटी वाला। काहे डेरिवेशन मांग रहे हो हमसे तुम लोग? आए पूरा चैनल बनाया तुम लोग डेरिवेशन के लिए हमने, आए आओ पढ़ो। यहां पर आधा चार्ज यहां पर आएगा टोटल का, आधा यहां आएगा टोटल का, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होगा। हाफ ऑफ टोटल चार्ज विल अपीयर हियर, हाफ ऑफ टोटल चार्ज विल अपीयर हियर। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने। सब मैं पहले ही लिख के ले आया कि मैंने कहा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है यार, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आप लोगों का, खटाक खटाक करेंगे बेटा, खटाक खटाक करेंगे। ऑलरेडी 24वीं स्लाइड पर पहुंच चुके हैं हम लोग। चलो आ जाओ, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट।
half of the total charge will appear here, half of the total charge will appear here. समझी बात? चलो, तो what is the total charge? Q1 plus Q2, Q1 plus Q2 का टोटल चार्ज, तो यहां कितना आएगा? Q1 plus Q2 का आधा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोल, अरे यस नो बोलो बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। Q1 यहां पर, Q2 यहां पर, Q1 plus Q2 यहां पर, Q1 plus Q2 यहां पर। समझे? अच्छे, चलो यहां कितना आएगा बेटा? Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2 आएगा। यहां आएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2। कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? तो ये हुआ Q1 माइनस Q2 बाय 2, और यहां कितना आएगा? इसका नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सर यहां ये कैसे है? अरे टोटल चार्ज तो उस पर Q1 होगा ना, इसका चार्ज कहीं गया थोड़ा ना है, टोटल चार्ज तो Q1 होना है। टोटल चार्ज का आधा यहां आना है, आधा यहां आना है, बचा हुआ यहां पर आना है Q1 का। तो Q1 में से इसको माइनस करो, ये आएगा, Q2 में से इसको माइनस करो, ये आएगा। करके देख लो आप, ठीक है? ऐसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। वहां समझ नहीं आया? यहां देखो, 3 प्लेट दे रखी है, 3 चार्ज दे रखे हैं, टोटल चार्ज निकालो कितना है? तो 10 प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है? 12 होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? 12 होता नहीं होता? 12 का आधा करो 6, तो यहां कितना आएगा? 6 6, 10 में से 6 गया, बचा 4, तो यहां आएगा 4, ताकि कुल मिला के हो जाए 10। यहां 4, तो इसके सामने कितना आएगा? -4, बट हमें टोटल चाहिए 5, तो यहां कितना आएगा? यहां आएगा 9। अरे 9 और -4 तो 5 होता है, ठीक है ना? यहां 9, तो यहां कितना आएगा? -9। -9 और 6 करोगे कितना आएगा? -9 और 6 करोगे कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। हाँ कि ना? -9 और 6 करोगे कितना आएगा? अरे कितना आएगा? -3 तो आएगा। हाँ कि ना? अरे देखो जरा देखो, 6 4 -4 9 -9 6, क्लियर बा? अरे क्लियर बा? अरे क्लियर बा? बहुत सही, चले आगे। चल 1999 का क्वेश्चन बेटा, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट क्या करें, आ जाओ। An elliptical cavity is carved within a perfect conductor. A positive charge Q is placed at the center of the cavity. The point A and B are on the cavity surface as shown in the figure. Then electric field near A in the cavity is equal to electric field near B in the cavity. Charge density at A equal to charge density at B. ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? देखो कह रहा है कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फील्ड बराबर होगी। काहे होगी? काहे होगी फील्ड बराबर? नहीं होगी फील्ड बराबर। ये चार्ज ये पॉइंट नजदीक है, ये पॉइंट दूर है, एक पॉइंट नजदीक है, एक पॉइंट दूर है, तो काहे फील्ड बराबर होगी? कोई फील्ड बराबर नहीं होगी, अलग अलग फील्ड होगी। तो गलत हो गया। चार्ज डेंसिटी ए एंड बी पे बराबर होगी, क्या रहा है अभी बताया, जहां पर छोटा रहेगा वहां पर चार्ज डेंसिटी, देखो यहाँ पे चार्ज ज्यादा आ रहा है, फील्ड ज्यादा आ रही है, यहाँ पे सिग्मा बड़ा आएगा, यहाँ पर सिग्मा बड़ा आएगा। ठीक है ना? तो क्लियरली यहां पर भी इस तरीके से नहीं रहने वाला। ठीक है, काट दो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी बराबर, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भैया कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, चाहे कुछ हो जाए, वो तो बराबर होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी ठीक है, क्योंकि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q तो चार्ज है, Q तो चार्ज है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज है, तो क्या कहोगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर आप इस कंडक्टर के अंदर चले जाते, यहां पहुंच जाते, तब फ्लक्स होता 0। क्यों? तब इस सरफेस का चार्ज भी आप कहते हैं इसमें इंक्लूड करना है। अभी जस्ट आपने यहां पे बात करी है, तो मैं इसको जस्ट इनसाइड मानते हुए अपना आंसर दे रहा हूं कि द आंसर इज Q बाय एप्सिलॉन, दैट इज करेक्ट। तो आंसर इज सी एंड डी। यहां से करोगे 0 आएगा, सरफेस पे करोगे तो Q बाय एप्सिलॉन आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो पोटेंशियल बराबर होगा, फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन होगा, ये दो बातें आप बोल सकते हो। दो आंसर यहां पर आपने मेंशन कर दिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं।
आते हैं कैपेसिटर्स पे। पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, डाइपोल पढ़ लिया, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारा टाइम भी निकल चुका है। अब आते हैं और बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? देखो, दो कंडक्टर जब पास पास रखे जाते हैं दे फॉर्म अ कैपेसिटर। टू कंडक्टर्स प्लेस क्लोज टू ईच अदर फॉर्म अ कैपेसिटर। ठीक है, अगर आपने एक को चार्ज क्यू दिया और दूसरे को माइनस क्यू दिया तो एक का पोटेंशियल वी आएगा, दूसरे का पोटेंशियल माइनस वी आ जाएगा। जो पोटेंशियल मतलब माइनस वी क्या बोलूं, आई शुड से, एक को वी प्लस बोलते हैं, एक को वी माइनस बोलते हैं। एक का पॉजिटिव पोटेंशियल, एक का नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल टू क्यू हो जाएगा। क्यों? पोटेंशियल कितना आएगा वो चार्ज पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज पर डिपेंड करेगा और Q बराबर C डेल्टा V हो जाता है। अब नॉर्मली हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V ना लिखे सिंपल V ही लिख देते हैं, तो हम बोलते हैं Q बराबर CV होता है। बट यहां पर V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ध्यान रखना। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। यहां पर C डिपेंड करता है, C डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स पे। जो कंडक्टर रखे उनका शेप क्या है, साइज क्या है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कैसा इसका शेप एंड साइज है। ठीक है ना। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। दूर करोगे पास करोगे चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर्स। सर क्या मतलब? दो प्लेट्स हैं, आपने ऐसे रखी या एक ऐसे रखी एक ऐसे रखी, तिरछी रख दी, इनको ऐसे तिरछी रख दी, इनकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा आपस में कैसे रखा। चौथा मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो इन चार फैक्टर्स के ऊपर ये चीजें जो है वो डिपेंड करती है, चार फैक्टर्स के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो सी डिपेंड अपॉन दीज फोर थिंग्स, सी डिपेंड्स अपॉन दीज फोर थिंग्स। क्लियर? चलो अब निकालते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी और कुछ चीजें यहां पर और निकालनी होती है। ठीक है ना। तो हमने कहा कि ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट, इसका एरिया हमने ए कह दिया, इसको चार्ज क्यू और इसको माइनस क्यू दे दिया, इसके ऊपर सिग्मा क्यू बाय ए हो गया, इसके अंदर फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो गई, किसकी? सबकी मिलाकर नेट फील्ड ये है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E इंटू डी होता है। मैंने पहले बताया यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो E इंटू डी लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस। E हमारे पास कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हमारे पास हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को V कह दिया। तो Q बाय V का वैल्यू C के बराबर होता है, इसका वैल्यू आ गया एप्सिलॉन A बाय डी आ गया इसका वैल्यू, हाँ की ना। अब ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस का याद करना है। कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A एरिया और D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत है तो कितना रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। ठीक है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हमारा कैपेसिटेंस आ चुका है। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की। इसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है? इसके दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ Q स्क्वायर बाय C होता है। चार्ज दे रखा हो तो Q स्क्वायर बाय C यूज कर लेना, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो हाफ CV स्क्वायर यूज कर लेना। एनर्जी के फॉर्मूले हमारे पास ये होते हैं। अब ये एनर्जी एक वॉल्यूम में स्टोर्ड है, ये एनर्जी एक वॉल्यूम में स्टोर्ड है। किसका एनर्जी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी है। एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, और सॉल्व करने पर फॉर्मूला निकलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फॉर्मूला निकलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, याद करना है, सारी चीजें याद करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। रिमेंबर कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन A बाय डी है, U कितना है? हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C है। एनर्जी डेंसिटी कितना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है, और फोर्स कितना है? Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट फोर्स है। सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए, मुंह जबानी होने चाहिए, कुछ इधर नहीं करना है, एकदम याद करना है, रट्टा मार देना है इस चीज का। कहां से आया डेरिवेशन करने तो कहां जाना है, कहां से आया डेरिवेशन करने तो कहां जाना है, कहां जाओगे डेरिवेशन करने के लिए बताओ, कहां जाओगे, कहां जाओगे, कहां जाओगे, कहां जाओगे?
हमें छोड़कर तुम कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा है। दिस इज PW, इट इज ओमनी प्रेजेंट। हमें छोड़कर तुम कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। सही कहे ना कि भाई, बात सही है ना। चले आगे, बढ़ जाए आगे, चलो बहुत गजब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अब बात करें थोड़ी सी स्फेरिकल कैपेसिटर्स की, जहां पर स्फेरिकल प्लेट्स होती हैं। 3 केस दिखा रखे हैं, इन्हें 3 केस ही आएंगे तो इसके बियॉन्ड आपको नहीं आने वाला है। इन तीनों केसेस के रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं। पहला केस है आपके पास 2 स्फीयर्स आपको दिखा रखे हैं। बाहर वाले स्फीयर को हमने अर्थ किया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। कहां से आया सर, कैसे आया सर? अरे इसको चार्ज Q, इसको माइनस Q देते हैं, इसको Q और इसको माइनस Q देते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, Q अपन में पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, C निकल कर आता है, इसका वैल्यू आता है 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस। और ज्यादा डेरिवेशन चाहिए तो कहां जाना है पता है आप लोगों को? चल, अगर सिंगल प्लेट कर दिया तो हम कह सकते हैं दूसरा प्लेट हो गया हमारा इन्फिनिटी पर। सेकंड प्लेट हम मान लेंगे कहां पर? इन्फिनिटी पर हम अपनी सेकंड प्लेट मान लेंगे। तो इसी फॉर्मूले में R2 को इन्फिनिटी डाल दो, इसी फॉर्मूले में R2 को इन्फिनिटी डाल दो तो फॉर्मूला निकलता है 4πε0R। इसी फॉर्मूले में R2 को इन्फिनिटी डाल दो, फॉर्मूला निकलता है 4πε0R। अब अगर मैंने अंदर वाले को अर्थ किया, बाहर वाले को अर्थ नहीं किया, फॉर्मूला आता है 4πε0 बाहर वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस। 4πε0 बाहर वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों का। समझे बात को आप? क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? इस तरीके से आपको आपके आंसर लिख देने हैं, पैटर्न इस तरीके से आपको यहां पर मिलने वाला है। मजेदार। तीनों केसेस आप अच्छे से याद कर लें, तीनों केसेस आप अच्छे से याद कर लें, बढ़िया तरीके से इन तीनों केसेस को आप याद कर लें। बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। 2 तरह की ग्रुपिंग होती है आपकी, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग, एक होती है आपकी पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में आपके पास कैपेसिटर इस तरीके से एक लाइन में लगे होते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होता है। सीरीज ग्रुपिंग में दोनों के ऊपर चार्ज बराबर आता है, इस पर Q, इस पर माइनस Q, इस पर Q, इस पर माइनस Q रहता है। पैरेलल ग्रुपिंग में इस पर Q1, इस पर Q2 रहता है। ठीक, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। V1 का वैल्यू C2 V। अच्छा अब बात समझना, सीरीज ग्रुपिंग हमारे पास है, सीरीज ग्रुपिंग हमारे पास है तो ये फॉर्मूला है। रजिस्टर वाले केस में उल्टा होता है। रजिस्टर वाले केस में सीरीज ग्रुपिंग में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है। कैपेसिटर के अंदर सीरीज ग्रुपिंग में 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 रहता है। V1 की बात की जाए, मतलब पोटेंशियल ऑन C1 की बात की जाए, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन C1 की बात की जाए तो V1 की वैल्यू होती है C2V, मतलब C1 पे निकाल रहा तो आएगा C2V डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C2V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। मतलब V1 निकालोगे तो ऊपर C2 आएगा, ध्यान रखना, V1 निकालोगे तो ऊपर C2 आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल को डिवाइड करता है। बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर्किट सॉल्विंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। जब मुझे पूरे चैप्टर को 2 घंटे में समराइज करना था तब मैंने ये चीज उसके अंदर डाली है, तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। 2 मिनट लगा रहा हूं इसके ऊपर, आप लोगों को कह रहा हूं अच्छे से कर लो, सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। गहराई शायद आपको नहीं पता, हमें पता है ना, तो मान लो हमारी बात, मान लो हमारी बात है। पढ़ लो। V1 का वैल्यू कितना है? जब V1 निकाल रहे, मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो पोटेंशियल को डिवाइड करता है, पोटेंशियल के टुकड़े करता है। इस पर पोटेंशियल अलग आएगा, 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 दोनों में पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? इसका जो पोटेंशियल है बेटा वो आ रहा V1 बराबर C2V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। V1 बराबर C2V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आ रहा। क्लियर? इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? V2। तो V2 होगा आपका C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने जाओगे तो कितना लिखोगे? इस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे कितना लिखोगे? C1, ऊपर C1 आएगा, C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 लिखोगे। इस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने जाओगे कितना लिखोगे? इस पर निकालोगे तो C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 लिखोगे। इसके लिए ऊपर C2 आएगा, इसलिए ऊपर C1 आएगा। मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो होता है ना V1 बाय V2, वो C2 बाय C2 के बराबर होता है, C2 बाय C1 के बराबर। बड़े कैपेसिटर पे छोटा ड्रॉप आता है, बड़े कैपेसिटर पे छोटा ड्रॉप आता है, ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर? ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल की बात करते हैं।
जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कह रहे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी इक्वल होता है वो होता है C1 प्लस C2, डायरेक्ट जोड़ दो। C1 प्लस C2 इज C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 इज C इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों पे चार्ज अलग अलग जाएगा, यहां पे दोनों पे चार्ज बराबर गया क्यू क्यू, यहां पे चार्ज बटेगा, यहां पे पोटेंशियल बटा था, यहां पे चार्ज बट रहा। सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिवाइडर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अ चार्ज डिवाइडर और करंट डिवाइडर। रेजिस्टेंस के केस में करंट डिवाइड होता है, यहां पे चार्ज डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अ चार्ज डिवाइडर, सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 के बराबर, Q1 होगा C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब यहां पर Q1 निकालते हो के लिए C1 आएगा, यहां पर V1 निकालने के लिए C2 आया था, यहां पर Q1 निकालने के लिए C1 आएगा। बात सीधी है, सीधा याद करना है, सीधा याद करना है। आपको क्वेश्चन में Q दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि C1 पे कितना चार्ज आएगा, तो आप बोलोगे Q1 इक्वल टू C1Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2, Q2 बराबर C2Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस का रेशियो रहेगा Q1 बाय Q2 वो रहेगा C1 बाय C2 के बराबर, मतलब चार्ज बड़े कैपेसिटर को बड़ा चार्ज, छोटे कैपेसिटर को छोटा चार्ज मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का चार्ज बराबर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा। और Q जो बैटरी से निकलना चार्ज होता है वो C इंटू V होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। बैटरी से निकलना चार्ज C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी डाइलेक्ट्रिक के बारे में, मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर अपने अंदर फील्ड को जीरो करता है। अगर ये कंडक्टर है, आपने फील्ड लगाई है बाहर, तो कंडक्टर अपने अंदर फील्ड कर देगा जीरो। अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, और आपने बाहर फील्ड लगा दी, E, तो डाइलेक्ट्रिक भी करने की कोशिश तो वही करेगा जो कंडक्टर कर रहा, बट उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, मतलब घटाने की कोशिश करेगा, घटा के जीरो नहीं कर पाएगा। क्या करेगा ये घटाएगा, घटाकर 1/k टाइम्स कर देगा। तो डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देते हैं, 1/k टाइम्स कर देते हैं। यहां पर K कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ रही बात समझ में आपको? कोई डाइलेक्ट्रिक जिस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दे वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। कंडक्टर क्योंकि बिल्कुल ही फील्ड को जीरो कर दे रहा है, मैं कह सकता हूं कि E इनसाइड एक तरीके से E बाय इंफिनिटी हो गया, तभी जीरो हुआ ना। मतलब कंडक्टर के लिए अगर मैं K की बात करूं, K ऑफ कंडक्टर की बात करूं, तो ये इंफिनिटी होता है। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, बाकी सभी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। वैक्यूम का या एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 1 होता है, पानी का लगभग 81 होता है। ठीक है ना, आपको रटना नहीं है, कंडक्टर के लिए इंफिनिटी, वैक्यूम के लिए 1, ये बात मालूम होनी चाहिए। बाकी हर किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं, अगर एक डाइलेक्ट्रिक को मैंने कैपेसिटर के अंदर डाला तो क्या होगा। अगर एक डाइलेक्ट्रिक को मैंने कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ आई इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर। एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालने पर क्या होता है, दो केस हमारे सामने है। पहला केस है आइसोलेटेड कैपेसिटर होगा तब क्या होगा, और दूसरा केस है अगर कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड होगा तब क्या होगा। ठीक है, अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो फिक्स्ड है,
उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो फिक्स हो गया, इसके ऊपर क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू रहेगा। भाई चार्ज कहीं जा नहीं सकता, किसको देगा, अकेला खाली बैठा हुआ है, आप लोगों को टच ही नहीं कर रहा है। कैपेसिटर की प्लेट है आराम से खाली बैठी, को टच ही नहीं कर रहा उसको, वो टच कर दो चार्ज देना उसको, चार्ज किसको देगा, ना दे सकता ना ले सकता। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फिक्स रहता है। क्यू डैश का मतलब क्या है, डैश वाली आइटम्स कौन सी है, डैश वाली आइटम्स है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वाली आइटम्स, ठीक है। बगैर डैश वाली आइटम्स कौन सी है, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले की आइटम्स। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, क्यू डैश का वैल्यू क्यू हो गया, हाँ की ना, सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। फील्ड 1/k टाइम्स हो गई, पोटेंशियल 1/k टाइम्स, पोटेंशियल घट गया, फील्ड घट गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, पोटेंशियल घटाएगा, फील्ड घटाएगा। फील्ड घट गया, पोटेंशियल घट गया, क्यू चेंज नहीं हुआ। कैपेसिटेंस बढ़ गया, अरे कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी, है ना भाई। क्यू सेम रहा, पोटेंशियल 1/k हुआ, के ऊपर गया, तो k टाइम्स सी हो गया, k टाइम्स क्यू बाय वी तो सी होता है ना, k टाइम्स सी हो गया। ध्यान रखें, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता है, बट पूरा भरा है। अगर पूरा ना भरे तो क्या होगा उसके बारे में बात करता हूं, पूरा ना भरे तो क्या होगा उसके बारे में बात करता हूं, पर फिलहाल मैं कह रहा हूं पूरा भरा है हमने, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, k टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया। एनर्जी के बारे में बात करें तो यहां पर हम कह रहे हैं कि क्यों लिखा हमने, क्यों लिखा, तो एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्योंकि क्यू सेम है ना, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा। अब क्यू सेम है, 1/c के प्रोपोर्शनल है, तो सी अगर k टाइम्स हो रहा तो ये 1/k टाइम्स होगा। जब जो हाल इसका होगा वही हाल इसका भी होगा एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी सिंपली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चेंज करा नहीं आपने, आपने केवल एनर्जी चेंज करी है। एनर्जी 1/k टाइम्स करी तो एनर्जी डेंसिटी भी 1/k टाइम्स हो जाएगी, और फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फोर्स पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो प्लेट्स हैं वो डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, प्लेट डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ही नहीं, तो इसका इंपैक्ट इसके ऊपर जो था वही रहेगा। अगर ये प्लेट भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ जाती तो बात अलग होती, बट प्लेट तो बाहर है ना, इसलिए फोर्स पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए फोर्स पे कोई फर्क पड़ा। फोर्स से फर्क तब पड़ता जब इस चार्ज पे फर्क पड़ता। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू स्क्वायर। मीडियम तो अभी भी इसका वैक्यूम ही है, प्लेट तो बाहर ही रखी है, और चार्ज भी वही है, चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा, कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, फोर्स तो वही रहा। फोर्स रिमेन्स सेम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बिकम्स 1/k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप बिकम्स 1/k टाइम्स, चार्ज रिमेन्स सेम एंड कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स। ये है जब आइसोलेटेड है। लेकिन अगर वो बैटरी कनेक्टेड रहती तो बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो अब चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे ना डालो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, फील्ड सेम रही। पर डाइलेक्ट्रिक तो पोटेंशियल घटाने का काम कर रहा था, तो पोटेंशियल सेम कैसे रह गया। तो बैटरी ने पोटेंशियल सेम करने के लिए कहा कि मैं पोटेंशियल को बढ़ा देता हूं, तो घटा दियो ताकि सेम हो जाए। नहीं समझे, मान लेते हैं वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप था 10 वोल्ट, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 2 का, मतलब वो पोटेंशियल ड्रॉप को आधा करना चाह रहा था, वो पोटेंशियल ड्रॉप को आधा करना चाह रहा था, जितना भी उसका आधा करेगा। तो भैया तुम जो मर्जी करते हो, मैं तो आधा करूं। पर बैटरी ने कहा भैया मैं तो 10 से कम होने दूंगा नहीं, तो जो करना का मैं तो 10 से कम नहीं होने दूंगा। तो सोल्यूशन क्या निकला इसका, सोल्यूशन ये निकला कि तुम पोटेंशियल को 20 कर दो, वो आधा करेगा तो वापस 10 हो जाएगा, ठीक है। बैटरी ने ये भी ठीक है, तो मैं पोटेंशियल को सेम रखने के लिए पोटेंशियल को कर दूंगा 20, तो मुझसे करना आधा, तो रह जाएगा 10, जो पहले था वही रह गया। बट हाउ कैन द बैटरी इंक्रीज द पोटेंशियल, बैटरी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल बाय इंक्रीजिंग द चार्ज। वो इस प्लेट से चार्ज उठाकर इस प्लेट पे रखेगा, चार्ज बढ़ाएगा ताकि पोटेंशियल ड्रॉप बाहर से बढ़ जाए, फील्ड बाहर बढ़ जाए, डाइलेक्ट्रिक के अंदर वापस से पोटेंशियल घट जाएगा, अल्टीमेट वही रह जाएगा जो था, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहा, फील्ड सेम रही, लेकिन इस दौरान चार्ज बढ़ गया, चार्ज हो गया k टाइम्स, चार्ज हो गया k टाइम्स, कैपेसिटेंस हो गया k टाइम्स। तो बैटरी कनेक्टेड रखते हो, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होता, फील्ड चेंज नहीं होती, चार्ज होता है k टाइम्स, कैपेसिटेंस होता है k टाइम्स।
एनर्जी होती है के टाइम्स, एनर्जी का इस बार फॉर्मूला यूज करने वाला हूं हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वी सेम रहा, ये के टाइम्स हो गया, इसलिए ये भी के टाइम्स, और जो हाल इसका वही हाल इसका के टाइम्स। इस बार फोर्स होगा के स्क्वायर टाइम्स, पर फोर्स के स्क्वायर टाइम्स क्यों हुआ? बिकॉज चार्ज के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, चार्ज हुआ के टाइम्स इसलिए फोर्स हुआ के स्क्वायर टाइम्स। आ रही बात समझ में आपको? तो ये सारी क्वांटिटीज पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है, ये आपको देखना है। एक बारी बैटरी कनेक्टेड है, एक बारी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दोनों केसेस आपके सामने अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन करने से पहले कुछ और बातें। मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक अगर पूरा ना डाला जाए तब क्या होगा, तो कुछ बातें हैं उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा बढ़िया से। अगर मैंने इस तरीके से डाला, इसका थिकनेस टी है और पूरा डिस्टेंस डी है, इसका कैपेसिटेंस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका एरिया ए, तो कैपेसिटेंस निकालते हैं बस फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में जो डिस्टेंस, सिद्धि दे रहा हूं सिद्धि, अरे यार एक बारी, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल, आवाहन करो उसका तब आएगी सिद्धि, ऐसे नहीं दूंगा मैं, सिद्धि ऐसे नहीं आती भैया, सिद्धि ऐसे नहीं आती है। सिद्धि पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। रावण को जब सिद्धि मिली थी, रावण को जब अमृत का वरदान मिला था, उसको सिद्धि मिली थी, तो उसने कठोर तपस्या करी थी, उसने मंत्र का जाप किया था, उसने मंत्र का जाप किया था, उसके मंत्र से पूरा ब्रह्मांड जो है गूंज उठा था। ठीक है ना? थोड़ा सा एक बेटा आपको भी आवाहन तो करना पड़ेगा सिद्धि का, तो एक बार सिद्धि बेटा आवाहन करो, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल। चैट में लिख दो बेटा, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल। ठीक है ना? आवाहन करो तब सिद्धि आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी सिद्धि। जय सिद्धि, जय सिद्धि, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल। है भाई? बना माहौल, बना माहौल, तो आ जाओ, आ जाओ। तो सिद्धि कह रही है जब इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया तो कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस देखो, निकालने का तरीका समझना, जो डिस्टेंस जिस मीडियम में चला गया उस मीडियम के के को उस डिस्टेंस से डिवाइड कर देना। जो डिस्टेंस जिस मीडियम में चला गया उस डिस्टेंस को उस मीडियम के के से डिवाइड कर देना। जैसे कि टेल मी एयर में कितना डिस्टेंस चला गया है, एयर में कितना डिस्टेंस चला गया, टी चला गया, टी चला गया मीडियम में डाइलेक्ट्रिक में, बचा हुआ डिस्टेंस डी माइनस टी चला गया एयर में, तो एयर के के से डिवाइड कर देंगे, प्लस टी डिस्टेंस चला गया के में, तो टी को के से डिवाइड कर देंगे। है आई सीधी समझ में? नहीं समझ में आई? अगला क्वेश्चन देख लो। ये T1 है, ये K1 है, ये T2 है, ये K2 है, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस D है। कितना होगा C? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में एयर में कितना चला गया, D माइनस T1 माइनस T2 डिवाइड बाय 1 प्लस T1 डिवाइड बाय K1 प्लस T2 डिवाइड बाय, जय सिद्धि जय महाकाल, जय सिद्धि जय महाकाल। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आए सिद्धि, जय सिद्धि, d/2 K1 K2, लो भैया ऐसे भर दिया हमने। अब व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? इसे करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका तो सीधा डायरेक्ट आंसर निकलता है, तो वही करेंगे हम। d/2 चला गया K1 में, d/2 चला गया K2 में, एयर में चला ही कुछ नहीं गया, बढ़ा दो एयर का, तो d/2 चला गया K1 में, d/2 चला गया K2 में, डिवाइड करेंगे, आंसर निकलेगा आपका इस तरीके से। आपका आंसर निकलता है बहुत जबरदस्त तरीके से, भूखा। आ जाओ। लेकिन किंतु परंतु भैया अगर आपको मिला कुछ इस प्रकार से, K2 K3 K
सो वी कन्वर्ट इट इनटू कैपेसिटेंस का सर्किट कई से कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर वाला सीरीज में लगता है, ध्यान रखना जब भी ऐसा सर्किट मिलेगा पहले सीरीज लगाना है और फिर पैरेलल लगाना है। पहले सीरीज लगाना है, पहले सीरीज लगाना है, फिर पैरेलल लगाना है। एक बार धोखा दिया गया था आईआईटी के अंदर, ठीक है, बट पहले सीरीज और फिर पैरेलल होता है, ये आप बस ध्यान रखना। तो धोखे से आप बच जाओगे, ठीक है। प्लेट का जो एरिया है वो a/2 है, जो डिस्टेंस है ये d/2 है, एरिया भी बेटा a/2, यहां पर डिस्टेंस d है, समझे। सीरीज पैरेलल खेल बचा है अब तो, सीरीज पैरेलल खेल बचा है। इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, मुझको रोहित गुप्ता कहते हैं, आपको बच्चे कहते हैं, इसको YouTube कहते हैं। आए आ जाओ लो भैया सी, चल बना देते हैं, बना देते हैं। C1 का वैल्यू कितना होगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/2/d/2। C2 का वैल्यू कितना होगा 2K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/2/d/2। C3 का वैल्यू कितना होगा 3K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/2/d। यहां पर d/2 नहीं करना, यहां पर पूरा d है, ध्यान पूर्वक करना है क्वेश्चन। कट्टा 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 कट्टा। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए क्या किया, मैंने एप्सिलॉन नॉट a/d को c कह दिया फॉर सिंपलिसिटी। तो C1 का वैल्यू मुझे मिल गया kc, C2 का वैल्यू मुझे मिल गया 2kc और C3 का मुझे वैल्यू मिल गया 3/2 kc। C1 C2 सीरीज में है, तो C1 C2 सीरीज में लगेंगे तो क्या मिलेगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मिलेगा, और C3 के साथ पैरेलल में है तो प्लस C3 मिलेगा। ये होगा मेरा C इक्विवेलेंट। तो C1 कितना है, C1 तो kc है, C2 कितना है, C2 जो है वो 2kc है, नीचे 3kc हो गया, प्लस 3kc/2 हो गया। तो 1kc से 1kc कर गया, 2/3 है, ये 3/2 है, जोड़ो दोनों को, एलसीएम 6 आएगा। सो 2 दूना 4 और 3 3 9, तो 13 आएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 और 4 13, 13/6 kc आ गया, ठीक है। तो अब आप कहोगे जो C इक्विवेलेंट है वो है 13/6 kc, जो K इक्विवेलेंट होगा बेटा वो होगा 13K/6। 13K/6 को K इक्विवेलेंट बोल सकते हो, C इक्विवेलेंट को 13K/6 C बोल सकते हो। C का वैल्यू एप्सिलॉन a/d होगा, जब डायरेक्टेड नहीं डाला जाता तब इसका वैल्यू अगर C था तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इज दिस क्लियर बच्चा लोग, इज दिस क्लियर। डायलेक्ट्रिक का एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को, फिर मैं PYQs के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, और फिर आप लोगों की हम करेंगे छुट्टी। छुट्टी छुट्टी गैंग एक्टिवेट ये A है, ये D है, ये D है, ये D है, 4 ठो प्लेट है, कनेक्शन है, ये X है, ये Y है। क्वेश्चन कहा जा रहा है X और Y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, कैसा करेंगे? आए तरीका है, सिद्धि है, सिद्धि, अरे सिद्धि। प्लेटों का नाम दे दो, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। सर इसमें ऊपर नीचे नहीं लिखे, उसमें खाली नीचे लिखो, बाकी दोनों में ऊपर नीचे काहे लिखे हो? अरे मुन्ना इसके ऊपर कुछ है ही नहीं ना, क्या करेंगे लिख के? सर यहाँ पे 2 2 को लिखो, 2 3 काहे नहीं लिखे? अरे पूरा एक ही तो प्लेट है, इसलिए 2 2 नाम दे दिया सामने। ये दिया ताकि समझो एक कैपेसिटर बनेगा 1 2 के बीच में, एक 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में। कितना कैपेसिटर बनेगा? 3 ठो कैपेसिटर बनेगा। किस किस के बीच में? 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में। 3 ठो कैपेसिटर बनेगा यहाँ पर। कितना कैपेसिटर बनेगा? 3 ठो कैपेसिटर। कितना बनेगा? 3। तो सबसे पहले 3 ठो कैपेसिटर लाइन से बना दो, 1 ठो कैपेसिटर, 2 ठो कैपेसिटर और 3 ठो कैपेसिटर। समझ में आई आपको? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
सबसे पहले 3 ठो कैपेसिटर लाइन से बना डाला, 1 2 3, 3 ठो कैपेसिटर लाइन से बना डाला, बहुत गजब। उसके बाद उनका नामकरण कर डाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नामकरण कर डालो इसका, नामकरण कर डालो इसका, नामकरण कर डालो इसका जी, बहुत ही गजब। 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 1 2 के बीच में, 2 के बीच में, 3 4 के बीच में, और सही। अब देखो 1 3 कनेक्टेड है तो 1 और 3 को ले जाकर जोड़ दो। अब देखो 2 और 4 कनेक्टेड है तो 2 और 4 कनेक्ट कर दिया आपने, इनको जोड़ दो आप। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। x जो है 1 से कनेक्टेड है और y जो है वो 4 से कनेक्टेड है, तो 1 और 4 से हमने बना दिया। अब हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, इसका है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, इसका भी वही, इसका भी वही, इसको c कहते हैं तो ये भी c है और ये भी c इफेक्टिव निकालना है। अब ये सर्किट भी बेटा अपने आप में एक बहुत जाना माना पहचाना सर्किट है, दिखता सीरीज जैसा है, होता पैरेलल है। पर पैरेलल का है, पैरेलल तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है तो मैंने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया V1 है, इसका V2 है, हाँ कि ना। एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब ध्यान दे देखना, इसका V1 तो टर, इसका भी V1 कर, इसका भी V1, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, अरे एक ही धार तो है ना, देखो एक ही धार तो है ना, V1 तो हुआ। अगर इसका V2 कर तो इसका भी कितना होगा, V2 होगा, हाँ कि ना, ये V2 तो इसका भी V2 होगा, हाँ कि ना। तो इसके ऊपर ड्रॉप कितना है, इसके ऊपर ड्रॉप है V1 माइनस V2, इस पे ड्रॉप कितना है V1 माइनस V2, इस पे ड्रॉप कितना है V1 माइनस V2। तीनों का ड्रॉप बराबर, तो किसमें हुआ ये पोटेंशियल सेम है, किसमें हुआ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ पैरेलल में। पैरेलल के अंदर लिखा जाता है C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D है, बाकी को भी इतना ही है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अरे समझ में आया तो ठोको ताली, और जिनको समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, अरे वो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे और कुछ नहीं कर सकते वो। आ जाओ भैया, आप क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। जोक सपाट जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, गहराई से देखिए क्वेश्चन को, मन से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। The parallel combination of two air-filled parallel plate capacitors of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V. Parallel combination of two air-filled, parallel combination of two air-filled. कैपेसिटर एक C है, एक NC है, बैटरी से लगा दिए गए हैं, बैटरी का वोल्टेज V है। When capacitors are fully charged, मतलब इसके ऊपर भी पोटेंशियल V आ गया, इस पर भी पोटेंशियल V आ गया, ठीक है ना। ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गए। द बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, कौन सा C वाले में। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम कितना हो जाएगा। इनिशियल डायग्राम आपके सामने है, एक फाइनल डायग्राम भी आपको जरूर बनाना पड़ेगा। क्या रहा है ये, फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो, तो मैंने मान लिया कि फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप जो है, ठीक है ना, वो V डैश हो गया। कितना हो गया V डैश, इस पे भी होगा, इस पे भी कोई पैरल में लगे बराबर ही होगा, तो कुछ V डैश मान लिया मैंने। अब इसका जो कैपेसिटेंस है ना वो KC हो चुका, ध्यान रखना, ये नहीं बचा, KC हो चुका। अच्छा, बहुत सही। अब जरा ध्यान देंगे इस बात पे, मैं इस प्लेट और इस प्लेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब एक बार ये चार्ज हो गया और बैटरी हमने हटा दी, उसके बाद ये दोनों प्लेट एक दूसरे को तो चार्ज दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते। मतलब एक बार चार्ज हो जाने के बाद और बैटरी हटने के बाद
अब ये दोनों प्लेट मिलाकर आइसोलेटेड है, ये अकेली आइसोलेटेड नहीं है, पर ये दोनों मिलाकर आइसोलेटेड हैं, ये दोनों मिलाकर आइसोलेटेड हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को मैंने मिलाकर कह दिया कि ये क्या है, ये आइसोलेटेड हो गए। क्लियर। तो अगर ये आइसोलेटेड है, दोनों मिलाकर क्या है, अगर ये आइसोलेटेड है तो इनका चार्ज मिलाकर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इनका चार्ज मिलाकर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दे विल हैव अ कांस्टेंट चार्ज। इनका मिलाकर चार्ज क्या है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इनका चार्ज निकालो इनिशियल, इनका चार्ज निकालो फाइनल, दोनों कर दो बराबर। तो इस पर चार्ज कितना था, इस पर था सीवी, इस पर कितना था, इस पर था एनसीवी। इस पर चार्ज कितना हो गया, इस पर हो गया के सी इंटू वी डैश, इस पर कितना हो गया एनसी इंटू वी डैश। इनिशियल चार्ज का सम कितना है, सीवी प्लस एनसीवी। फाइनल चार्ज का सम कितना है, के सीवी डैश प्लस एनसीवी डैश। तो वी डैश कितना आया, पी सी 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 कट गया। वी डैश कितना आया, ये आया वी एन प्लस 1 डिवाइड बाय के प्लस एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाय के प्लस एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाय के प्लस एन इंटू वी। हमारा आंसर आया है 1। समझ रहे हो। चलो, अगर इतनी मेहनत ना करनी हो तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो आरजी स्टार, लगा सकते हो, आप लगाओगे आरजी स्टार। नहीं, हम 5 स्टार है। आप लगाओगे आरजी 5 स्टार, ठीक है। अब ये आरजी 5 स्टार क्या है सर? समझो, आरजी 5 स्टार आपके पास ये है कि भैया इतनी मेहनत ना करनी हो, तो कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक ना ही डाला होता तो कोई वोल्टेज में कुछ चेंज आता, नहीं आता। तो अगर के का वैल्यू 1 डाल दें, मतलब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला ही नहीं है, मतलब पहले भी वैक्यूम था, अभी भी वैक्यूम ही है, डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम का बना है। अगर के का वैल्यू 1 डाल दें तो वी डैश क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सेम रहेगा। बहुत सही। इसमें देखो के डैश, के को 1 डालो, कट कटा के वी आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा। के को 1 डालो तो क्या वी आ रहा, नहीं आ रहा, कट गया। के को 1 डालो, क्या आ रहा, वी नहीं आ रहा, कट गया। के ही नहीं है, हटा दो, के ही नहीं है ना भैया, अरे के तो होना चाहिए ना कम से कम, के हो उसमें 1 डाले तो कुछ आए। अब के ही नहीं है, क्या मजाक है भैया, के ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए इज द करेक्ट आंसर, n प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस एन। बिना मेहनत बिना मजदूरी के आपने आंसर निकाल दिया ए, बिना मेहनत बिना मजदूरी के आपने आंसर निकाल दिया ए। तो ऐसी चीजें बेटा आपको आनी चाहिए, समझना चाहिए आपको, बहुत गजब चीजें होती है सब चीजें, ठीक है। और कई बार कुछ चीजें जो आप सॉल्व शायद ना कर पा रहे हो, आपको समझ में ना आ रहा कैसे सॉल्व करना है, ऐसे हैक्स से आपका सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। बट नॉर्मली आईआईटी के पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कम मिलते हैं जहां पर चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, पर 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाए। हाँ, 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती हैं इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो 50% प्रोबेबिलिटी तो पहुंच जाते हो, ठीक है। चलो खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज की शाम का आखिरी प्रश्न, आज की शाम का आखिरी प्रश्न कह रहा, in the figure shown after the switch S is turned from position A to position B, the energy dissipated in the circuit in terms of C and total charge Q is। जब ये A पर था तो इसके ऊपर चार्ज आया कितना, E इंटू सी, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर चार्ज कितना आया, EC आया। जब स्विच को हम दूसरी पोजीशन पर ले गए, जब हम स्विच को दूसरी पोजीशन पर ले गए तो सिचुएशन बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये C है, ये 3C है, ठीक है। पोटेंशियल मैंने मान लिया हो गया ऐसा कुछ भी पोटेंशियल मैंने मान लिया इसका हो गया, ठीक। तो बात समझना, तो इस पर चार्ज आएगा CV, इस पर आएगा 3CV। पहले था E इंटू सी, इस पर चार्ज 0 था,
तो पहले वाला चार्ज और बाद वाला चार्ज, इन दोनों की अपर प्लेट को मिलाकर कांस्टेंट होगा। तो दोनों की अपर प्लेट मिलाकर एक दूसरे को चार्ज दे सकते, किसी दूसरे को दे नहीं सकती हैं। तो मैंने कहा EC जो होना चाहिए वो CV प्लस 3CV होना चाहिए, मतलब V का वैल्यू आना चाहिए EC डिवाइड बाय 4C और E बाय 4 आना चाहिए। तो पहले कितना एनर्जी स्टोर था इसमें, पहले जो एंड टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज मेरे ख्याल से EC के टर्म में क्या रहा, EC के टर्म में क्या रहा, ठीक है ना, EC के टर्म में शायद कहना चाह रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इंस्टेड ऑफ EC आई शुड राइट सिंपली Q, आई शुड से इट इज Q, बिकॉज मुझसे वो E के टर्म में पूछ नहीं रहा, तो मैं E को जबरदस्ती Q इन्वॉल्व करके अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करूं, बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो मैं डायरेक्टली बोलता हूं Q बाय 4C, क्या दिक्कत है। तो इस पर जो पहले एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी थी बेटा, वो थी हाफ Q स्क्वायर बाय C, और जो फाइनल एनर्जी आ रही है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये दोनों, ठीक है ना। तो जो फाइनल एनर्जी आ रही है वो आ रही है हाफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3C और C 4C बन जाएगा, तो ठीक है 4C बन जाएगा। और इनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो है Q बाय 4C, तो Q बाय 4C का हमने स्क्वायर कर दिया, Q बाय 4C का हमने स्क्वायर कर दिया। तो कितना आ रहा हमारे पास, हाफ लिखेंगे यहाँ पे, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा, ठीक है, और ये कितना आ रहा, Q स्क्वायर बाय 8C नीचे आ रहा है। तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, वो लॉस है, वही तो लॉस है। तो लॉस क्या हो गया, लॉस हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। देखो जब लॉस निकालते हैं तो पहले वाला बड़ा लेते हैं, तभी तो लॉस हो रहा है ना जी। तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना है, हाफ Q स्क्वायर बाय C है, और फाइनल कितना है 1/8 Q स्क्वायर बाय C है। तो 1/2 Q स्क्वायर बाय C को बाहर निकाल लिया, तो ये 1 माइनस 1/4 हो गया, तो ये 3/8 हो गया। द करेक्ट आंसर इज 3/8 Q स्क्वायर बाय C। The correct answer is 3/8 Q square by C. D is the correct answer. ठीक है। तो बेटा हमारी आज की ट्रेन यहीं पर रुकती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है आज, ढेर सारा कंटेंट दिया है, ठीक है। और इतने सारे कंटेंट को इतने कम समय में समेटना है आपको। कॉपी पेन लेकर बैठो, सारे फॉर्मूला, नोट्स, सिद्धि सब एक जगह पर लिखो, याद करो उनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस PYQ के लगाओ इस समय। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। मैं दिल से चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लाइफ में बहुत तरक्की करें। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।